research objectives, then एक मिनट है, ओके, देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होगी हमारे पास, रिसर्च क्वेश्चंस हो गए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हो गए, देन ये अच्छा ये है जी चैप्टर 1। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये भी आप साथ साथ नोट करें कि किसी भी एक जो हमारे पास एक थीसिस होता है, एक IRS होता है, उसमें चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जो होता है उसका जो टाइटल है वो इंट्रोडक्शन का है। देन वी हैव चैप्टर 2, उसका जो टाइटल होता है वो है जी लिटरेचर रिव्यू का। ये स्टैंडर्ड है सोशल साइंसेस के अंदर और ये ऐसे ही होते हैं, तो आप लोग जब इसको इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों का भी ये ऐसे ही है। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास, we have then chapter number 4, chapter number 5, 5 चैप्टर्स होते हैं। एंड देन वी हैव रिसर्च मेथोडोलॉजी, वाला ये चैप्टर कहलाता है। चैप्टर नंबर 4 डाटा एनालिसिस कहलाता है। देन वी हैव कंक्लूजन, फाइंडिंग्स, रिसर्च implications एंड डिस्कशन। ठीक है, ये हो सकता है कि ये जो आखिरी चैप्टर है इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट नाम, उन्होंने डिफरेंट नाम हो, लेकिन दिस इज व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेबल इन द सोशल साइंसेज। अब इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर हम लोग इस वक्त तक इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, रिसर्च क्वेश्चंस को एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को, उनको लिखते कैसे। अच्छा, साथ साथ हम लोगों ने जो एक और चीज़ देख ली है वो हमने रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर, उसको हमने देख के साइटेशंस जो है वो करना सीख ली हैं। साथ साथ हम लोगों ने लिटरेचर रिव्यू चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया, उसका हमने ऑर्डर देख लिया है, उसको हम लिखते कैसे हैं। हमने हाइपोथेसिस लिखना सीख लिए हैं और हम लोगों ने रिसर्च मॉडल, रिसर्च फ्रेमवर्क, जो भी इसको आप कहें, वो हम लोगों ने बना लिया। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग दैट यू थिंक कि आप लोगों ने यू नीड सम गाइडेंस इन इट और समथिंग लाइक दैट, मुझे अभी बताएं। बी एनीवन? नो सर। सर रिसर्च क्वेश्चन का अगर आप दोबारा समझा दें थोड़ा सा कि वो किस तरह से लिखते हैं। लाइक आपने फर्स्ट क्लास में समझाए थे, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप समझ आ गई हुई है तो उसी में से अगर आप रिसर्च क्वेश्चन का समझा देते कैसे बनता है। हम लोगों ने ना, वैसे तो मैं भी आपको करवा भी देता हूँ, लेकिन हम लोगों ने इसके ऊपर एक एक्सरसाइज पूरी की थी जो मैंने पिछला मिड टर्म था वो शेयर किया था और आप लोगों को कहा था कि इसको करें और मेरे साथ शेयर करें, जिसके अंदर रिसर्च क्वेश्चंस भी थे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी थे और हाइपोथेसिस भी थे। आपको जहन में है वो वाली एक्सरसाइज जहन में? जी सर, लेकिन वो क्योंकि ग्रुप एक्सरसाइज थी ना तो उसमें मैंने बाकी काम किए थे, रिसर्च क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे तो वो किसी और टीम मेंबर ने करवा दिए थे साथ। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अच्छा ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया रिसर्च क्वेश्चंस। और बताएं एनीथिंग एल्स? एक्सक्यूज मी सर, जी, तो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, उनको क्लास में अगर इन कर दें। ओके। और आज अच्छा, रिसर्च क्वेश्चंस के साथ साथ आज हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 3 विच इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आज हम लोगों ने कवर करनी है। वो चीजें हैं क्या उसको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सर इज इट पॉसिबल कि आप वो वाली रिकॉर्डिंग शेयर कर दें उस क्लास की जिसमें आपने एक्सरसाइज करवाई थी? जी बिल्कुल, दैट इज पॉसिबल। तो अगर उसमें आपने सब चीजें डिटेल से बताई हैं, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो फिर उसी को देख लेंगे।
ठीक है, फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर हमारा आज का जो टाइम है वो हम उसको इस टॉपिक को ज़्यादा फोकस कर लेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा आप पूरी क्लास के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ कमिंग टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, और रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो सबसे पहली चीज़ है वो है जी पॉपुलेशन। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाउ जस्ट लेट मी टर्न दिस। अच्छा, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा, ठीक है। और ये हमारा जो मिड टर्म है ना, उसमें ये चीज़ें आ रही हैं जितना हमने कवर किया। नाउ कमिंग टू जी, आपको आवाज एको कर रही है या ठीक है? सर ठीक है अभी। ओके, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो हमारा जो आज जो चीज़ इंपॉर्टेंट हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करनी है, वो सबसे पहले है, उसका जो टाइटल है उसका नाम है जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या चीज़ है, वो हम क्यों लेके चलते हैं, वो कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, वो जो है हमारा आज का जो स्टार्टिंग टॉपिक है, स्टार्टिंग आर्टिकल है वो। तो सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन एक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन ये होती है कि आप जिस एरिया के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आपकी रिसर्च करने का फायदा जिसको होगा उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। दोबारा सुने इस बात को, आपकी रिसर्च करने का फायदा जिसको होगा उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको साथ में क्वालिफाई भी करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूं कि द वंस who are going to benefit। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, लेकिन आई होप कि मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना कर दूं। मैं इसको थोड़ा सा क्वालिफाई, ये जो मैं इस स्टेटमेंट को मैं क्वालिफाई करना चाहता हूं, वो क्या चीज है। देखिए, मिसाल के तौर पे आपने एक मॉडल बनाया, आपने कहा जी IV1 and IV2 has an effect on project success। अब इस रिसर्च का फायदा जो होगा वो प्रोजेक्ट्स को होगा, कि द प्रोजेक्ट्स विल बी मोर सक्सेसफुल, we will be more cautious to avoid such factors which will hinder the सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो सबसे ज्यादा फायदा इस रिसर्च का प्रोजेक्ट्स को हो रहा है। तो हमारी जो पॉपुलेशन बनेगी या जिनसे हम डाटा हासिल करेंगे वो प्रोजेक्ट्स होंगे। तो अब क्या होगा, मेरी पॉपुलेशन विल बी द प्रोजेक्ट्स। मैं यहाँ पे रुक रहा हूं, मुझे आप बताएं कि आपको ये बात समझ आई है कि नहीं आई। पॉपुलेशन, द वर्ड पॉपुलेशन, एनीवन, कोई हाँ ना या दोबारा? हाँ सर, यस सर, यस जी सर। सर। ओके, अच्छा, अब दोबारा, लेकिन अब एक और चीज अगर आपको अच्छा, फिर मैं एक और रिसर्च करता हूं, स्टूडेंट्स के ग्रेड। मैंने कहा कि ये वाला फैक्टर IVX, IVY स्टूडेंट्स के ग्रेड को इफेक्ट करता है। अब इस रिसर्च का फायदा किसको होगा? स्टूडेंट्स को फायदा होगा। तो मेरी पॉपुलेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स। मैं डाटा किससे इकट्ठा करूंगा? मोस्ट लाइकली मैं स्टूडेंट्स से डाटा इकट्ठा करूंगा। इस वजह देयरफॉर इस रिसर्च के अंदर प्रोजेक्ट्स है, पॉपुलेशन है,
इस प्रोजेक्ट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉपुलेशन। जहां तक बात, अच्छा आप ये भी तो कह सकते हो, आप कह सकते हो कि सर प्रोजेक्ट का फायदा तो कंपनियों को भी होगा, स्टूडेंट्स अगर उनके अच्छे ग्रेड आएंगे तो टीचर्स को भी फायदा है, पेरेंट्स को भी फायदा है। बट आपकी बात ठीक है, पेरेंट्स को भी फायदा है, प्रोजेक्ट्स की जो कंपनीज हैं उनको भी फायदा है। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर उनको आप केटर करें, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनीज परफॉर्मेंस। तो फिर हम कंपनी से डाटा लेंगे। यहाँ पे हम अगर हम पेरेंट्स की बात करेंगे तो फिर हम पेरेंट्स से डाटा लेंगे, फायदा पेरेंट्स। तो लिहाजा इंपॉर्टेंट अब दो चीजें मैंने यहाँ पे बता दी कि एक तो इस रिसर्च का फायदा किसको हो रहा है, इस केस में प्रोजेक्ट को फायदा हो रहा है। एक और लेट्स से रिसर्च मॉडल है जिसमें आपको पता चलता है कि इसका जो इफेक्ट है कि लेट्स से IV1 IV2 ये इफेक्ट कर रहा है मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब जब आप ये रिसर्च कर लोगे तो इसका फायदा किसको होगा, बहरहाल इसका फायदा एम्प्लॉयज को होगा। आपका जो आपने डाटा एम्प्लॉयज से लिया, इसका फायदा एम्प्लॉयज को हो रहा है, लिहाजा इसकी जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बनेगी। यहां तक बात ठीक है? एनीवन? यस सर। ओके, यस सर। अच्छा अब एक नया कॉन्सेप्ट में एक नई बात करने लगा हूं, पॉपुलेशन के अलावा। पॉपुलेशन के अलावा रिसर्च में एक और चीज इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं डीलिमिटेशन। डीलिमिट, ये मैं जरा आप लोगों से डीलिमिट का मतलब क्या है? यस, दो चीजें होती है, एक है लिमिटेशन, एक होती है डीलिमिटेशन। दोनों ही रिसर्च की चीजें हैं। लिमिटेशन तो हम वैसे भी इस्तेमाल करते रहते हैं लफ्ज, यार ये उसकी लिमिटेशन है वो नहीं कर सकता, या यार ये इस सिस्टम की लिमिटेशन है कि ये सिस्टम इससे ज्यादा बेहतर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दिस इज लिमिटेशन। लिमिटेशन इज समथिंग विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारी रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि ये डाटा इतना सेंसिटिव है कि मुझे डाटा ये मिल नहीं सकता, या ये जो हमने IRS जो है वो एक सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट करना होता है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, द टाइम फ्रेम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लिहाजा ये आपकी रिसर्च की लिमिटेशन बन सकती है, आपके रिसर्च की लिमिटेशन बन जाती है। Limitation is something that you can't control, and that is affecting your research. That thing is known as a limitation that you can't handle. That is something that is bound to happen and it is going to affect your research. तो जब IRS आप लोग करते हो या थीसिस आप करते हो तो हम आपको कहते हैं कि एक अगर IRS है तो एक सेमेस्टर में कंप्लीट करें। और लेट्स से अगर आपका डाटा जो है वो कुछ इस तरह है कि वो फार फ्लंग एरिया से लेकर आना है, तो आप कहते हो कि भी मैं उस एरिया में नहीं जा सकता था बिकॉज टाइम लिमिटेशन थी, बिकॉज मैंने एक सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, IRS कंप्लीट करना था, लिहाजा आई कुड नॉट गो एंड कलेक्ट द डाटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट बिकॉज द टाइम वाज अ लिमिटेशन। इसी तरह एक और लिमिटेशन हो सकती है कि आपको कुछ डाटा चाहिए जिसके लिए आपने प्रोटोटाइप बनाना है या उसके लिए कोई आपने सिमुलेशन तैयार करनी है, आप वो सिमुलेशन तैयार नहीं कर सकते, वो आप डाटा प्रोटोटाइप तैयार नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो आप फिर कहते हो कि भी दैट वाज अ फाइनेंशियल लिमिटेशन ऑन माय रिसर्च। दिस इज लिमिटेशन। द अदर थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन इज समथिंग जो कि आप लोग रिसर्चर खुद अपने ऊपर, अपनी रिसर्च के ऊपर लिमिटेशंस लगाता है, उसको हम डीलिमिटेशन कहते हैं, उसको हम डीलिमिट करना कहते हैं। दोबारा सुने इस बात को,
The naturally imposed limitations, limits on research is known as limitation, and the self-imposed limitations are known as delimitations. जी बताएं मुझे। अच्छा, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपके सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन क्या होती है रिसर्च के अंदर, मैं आपको कहता हूं, देखो इसके अंदर हम लोगों ने कहा कि मेरी जो रिसर्च है उसका जो डीवी है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो प्रोजेक्ट्स है। अब प्रोजेक्ट्स तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ऑयल एंड गैस के अंदर भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, सीमेंट के अंदर भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसके अंदर भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ये तो बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो अब रिसर्चर जो है वो इन सब प्रोजेक्ट से डाटा ले सकता है, लेकिन वो कहता है, खुद सेल्फ इम्पोज करता है कि मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स को पिक करूंगा। नाउ दिस इज सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन, जिसको हम कहते हैं डिलिमिटेशन। तो आपने अपने टॉपिक को, आपने अपने पॉपुलेशन को डीलिमिट किया है टू द पॉपुलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ओनली। नाउ यू विल कलेक्ट डेटा from the projects which were done in the software industry. Now this is actually delimiting. You have delimited the scope of the research. Questions please. अभी मैं और एग्जांपल्स भी दूंगा इसकी। Questions? सर delimit मतलब DELIMIT, delimit, right? Delimit, D for delta, E for element. ठीक है सर। Delimit. So this is delimiting your topic and this is delimiting. और अच्छा, अब एक और बड़ी मैं मजे की बात बताने लगा हूं कि ये जो आपने कहा ना कि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से डाटा लूंगा या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां से मैं डाटा लूंगा। सो इसमें इसकी एक वजह भी है, ये ऐसे नहीं है। डीलिमिट, ये पॉपुलेशन को डीलिमिट करना भी जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? अगर आप कहते हो कि भी मैं कोई डीलिमिट नहीं कर रहा, मैं तो सीमेंट इंडस्ट्री से भी डाटा लूंगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी डाटा लूंगा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से भी डाटा लूंगा, टेलको से भी डाटा लूंगा, OGDCL से, ये जो ऑयल एंड गैस से भी डाटा लूंगा, इन सब कंपनी से मैं डाटा लूंगा, इन सब कंपनीज के प्रोजेक्ट से मैं डाटा लूंगा और फिर रिसर्च करूंगा। मैंने कोई डिलिमिटेशन नहीं लगाई, मैंने अपने प्रोजेक्ट पे, पॉपुलेशन पे कोई डिलिमिटेशन नहीं लगाई। आप जैसे ही इस तरह की कोई बात करेंगे, जो आपके जो सुपरवाइजर हैं, जो आपके जो डिफेंस लेने वाले लोग हैं, वो एकदम इस पे दे विल रेज फ्लैग्स। उसकी क्या वजह है? बिकॉज वो कहेंगे कि आपकी बात ठीक है, आप ये कर सकते हो, लेकिन ये बात देखो, द फैक्टर्स, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट वी हैव चोजन, दे डू नॉट, अगर जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के वेरिएबल्स हैं, तो वो सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर लागू या सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, मैं इस बात को दोबारा एक और उससे कहता हूं। आप जो डिफेंस के लोग हैं, डिफेंस के अंदर जो लोग हैं या जो आपके सुपरवाइजर हैं, वो एकदम आपको बता देंगे और आपको कहेंगे कि जो प्रॉब्लम्स या the reasons of the problems, yeah, the factors which are affecting your DV, your project success in software industry are not the same as those factors which are affecting the project success in cement industry or in OGDs, in oil and gas sector, or in telcos, or in anywhere else, or in defense projects. लिहाजा आपकी ये मजबूरी भी है कि आप अपनी पॉपुलेशन को डीलिमिट करो टू वन इंडस्ट्री, व्हाटएवर और व्हिचएवर इज दैट। तो अगर आप कहें कि भाई जो मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनके मसाइल और जो कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनके मसाइल सेम हैं, सो प्रोबेबली ये कोई इतनी अच्छी बात प्रॉपर इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकोगे। जी मुझे बताएं, आपको ये बात समझ आई है डीलिमिट की? और जो मैंने उसके बाद बात की है कि the problems of one industry may not be the same as the problems of another industry. अगर प्रोजेक्ट सक्सेस का मसला दोनों इंडस्ट्रीज का है, then the factors which are affecting the project success in
one industry may not be the same as the factors which are affecting the product success from another industry. जी, question please. सर एक ये बात समझ आई है कि जो प्रोजेक्ट सक्सेस है अगर हम इसको टॉप पे रख के देखें तो ये प्रॉब्लम हर इंडस्ट्री में, लेकिन अगर इसके आप नीचे रूट्स में जाएं तो वहां पर नेचर ऑफ द रूट्स क्रिएट होती हैं कि वो डिफरेंट इंडस्ट्री है, ये डिफरेंट इंडस्ट्री है। स्टेम पे तो वही आ जाती है कि प्रोजेक्ट सक्सेस होनी चाहिए, लेकिन रूट्स तो दोनों की डिफरेंट है, डिमांड्स डिफरेंट है, इसमें मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है, इसकी नेचर ही डिफरेंट हो जाती है जब आप रूट्स में जाते हैं बॉटम पे। ये बात तो समझ आ गई है सारी सर। लेकिन वो जो आप पहले मुझे आप शुक्रिया अदा करने दें कि आपने एक तरह से मेरी सारी बात को नटशेल वाली बात है। अब नेक्स्ट बात क्या थी आप? नेक्स्ट बात ये थी कि वो मैंने अभी यहाँ पे ज्वाइन किया, वो मेरे ख्याल से किसने पूछा भी था कि वो जो आपने लफ्ज बोला है, स्पोकन किया है डी लिमिट का, इसको आपने कैसे लिमिट, तो वो ये जो इंटीग्रेशन वाली लिमिट लगा रहे हैं डेरिवेशन में जो लगती हैं जब आपको लिमिटाइज कर देते हैं। नहीं, वो लिमिट्स नहीं, डेरिवेशन या वो कैलकुलस वाली लिमिट्स नहीं है। इस लिमिट का मतलब ये है कि लेट्स से कि मैं जो है लेट्स से 2 फुट से ज्यादा ऊपर छलांग नहीं लगा सकता, तो दैट इज माय लिमिटेशन। ठीक है, ये तो अपर लिमिट होगी सर। नहीं अपर है या लोअर है ये लिमिट है मेरी, मतलब दोनों लिमिट रखनी है इसके अंदर, इट इज जस्ट अ लिमिटेशन। तो दोनों लिमिट सर, दोनों लिमिट्स रखनी है इसमें। नहीं, आप इस चीज को ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो। दिस लिमिट हैज नॉट टू डू विद द अपर लिमिट और द लोअर लिमिट। लिमिट इज समथिंग दैट इज नेचुरली बाउंडिंग फॉर आवर रिसर्च। ठीक हो गया सर। और हम अपनी रिसर्च को रिसर्चर खुद भी बाउंड करता है, उसको हम डिलिमिटेशन कहते हैं। द सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन बाय द रिसर्चर इज नोन एज डिलिमिटेशन। सही, वो इंडस्ट्री पे भी वो बात भी तो सर इंडस्ट्री पे बेस करती है कि आप किस इंडस्ट्री में देख रहे हैं इसको। ओके, एक तो मैंने पॉपुलेशन को डिलिमिट किया, अभी हम मजीद डिलिमिटेशन, आपको मैं मजीद डिलिमिटेशन की भी एग्जांपल्स देता हूं तो शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। ठीक हो गया सर। अच्छा, फिर अब ये अच्छी बात हुई कि इन्होंने एक तो हमें सब कुछ नटशेल में बता भी दिया, समराइज हो गया सबके लिए। दूसरी अब मैं एक और बात करने लगा हूं कि डिलिमिटेशन की एक और एग्जांपल। आप कहते हो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट्स, तो आपने पहले अपनी पॉपुलेशन को डिलिमिट कर दिया। पहले सारे के सारे प्रोजेक्ट्स थे, टेलकोस के थे, ऑयल एंड गैस के थे, सीमेंट के थे, सॉफ्टवेयर हाउसेस के थे। आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउसेस को पिक किया और आपने कहा कि फिर आप मजीद इस प्रोजेक्ट्स को डिलिमिट करते हो। डिलिमिट कैसे, आप मजीद कैसे कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि आई विल पिक ओनली दोज प्रोजेक्ट्स which were managed whose the gender of the project manager was female. अब आपने अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ वो वाले प्रोजेक्ट्स जो कि which were spearheaded by the female project managers, तो आपने सिर्फ वो वाले प्रोजेक्ट किए। नाउ ये जो आपने कदगन लगाई है, ये जो आपने एक लिमिटेशन लगाई है, ये रिसर्चर ने खुद लगाई है, लिहाजा इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिलिमिटेशन है। दिस इज अनदर डिलिमिटेशन दैट इज फॉर योर रिसर्च। अगर सर सॉफ्ट वर्ड में बोले तो इसको फिल्टर करना कहेंगे। अगर सर स्पेसिफिक करना कहेंगे, जैसे जब आप स्पेसिफिक करते जा रहे हैं। जिसे आप नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं ना कि नाम रैंडम, लड़कों के या स्टूडेंट्स के नाम रैंडम होते हैं, आप उसको थोड़ा नॉर्मल करने के लिए ABC चलते हैं। अब मेरा नाम F से स्टार्ट होता है तो मैं A में नहीं ढूंढूंगा, मैं फौरन F पे चला जाऊंगा, फिर मैं फौरन A पे आ जाऊंगा, फिर फौरन H पे चला जाऊंगा। सर इसके लिए हम एक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को जो करते थे तो उसके बेस में। सो ये जो आखिरी बात है तो मुझे समझ नहीं आई, थोड़ी सी 2-4 बातों में मिक्स अप हो गई है। दोबारा आप अगर इसको रिपीट कर दे तो आसानी हो जाएगी। सर ये एक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हम बनाते थे, वो मेरे ख्याल में इसी बेस पे होती थी कि ओके, जो सबसे अच्छी बात जो है ना, आई थिंक आई डोंट नो द नेम बट प्रोबब्ली शी वाज अमारा ने ये बात की है कि वी आर एक्चुअली हम स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। वी आर, और वो जो डॉक्टर साहब ने बात की एक्सक्लूजन इंक्लूजन वाली, फिर फाद ने जो बात की कि
हम वहां तक पहुंच जाते हैं। इन सारी बातें आप यकीन करो, इन सारी बातों को की जो एक बात है वो ये है कि हम बिल्कुल टू द पॉइंट वी एग्जैक्टली नो कि हमने डाटा कहाँ से इकट्ठा करना है। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली हम वहां पे पहुंच जाते हैं। दिस इज विद ये जो डिलिमिटेशन है ये हमारे रिसर्चर के फायदे में भी होती है और ये रिसर्च क्वेश्चंस की बेस के ऊपर भी चल रही होती है। लेट्स से अगर आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो सिर्फ फीमेल्स के ऊपर है या सिर्फ मेल्स के ऊपर है या सिर्फ इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों के ऊपर है या सिर्फ हायर एजुकेशन के लोगों के ऊपर है या सिर्फ 50 ईयर्स से अबव के लोगों के ऊपर है, तो फिर आपको खुद ब खुद ही आप डिलिमिट होते जा रहे हैं टुवर्ड्स ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन यस, स्पेसिफिक होना यस, उसको किसी ऑर्डर में कर देना ताकि हमें डाटा फौरन मिल जाए यस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये या तो हम डिलिमिट करके इन चीजों को हासिल कर लेते हैं या इनको हासिल करके हम डिलिमिटेशन पे पहुंच जाते हैं। बोथ वेज आर द राइट। मजीद कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सो देयर इज नो क्वेश्चन। सो अब हमने क्या अभी तक देख लिया? हमने देख लिया कि हमारी पॉपुलेशन क्या होती है और हमने देख लिया कि डिलिमिटेशन और लिमिटेशन में क्या फर्क है। अब कोई और सवाल है तो पूछें इन्हीं के हवाले से। There seems to be no question. तो Okay. सर इसमें एक क्वेश्चन था कि जब आप उसको एरिया वाइज स्पेसिफिक कर देते हो, जैसे आपने कहा कि रीजनल में लें, आपका इस्लामाबाद में आ जाते हैं, तो इसको फिर आप जब आप नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे कंटिन्यूएशन शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट रिसर्चर आएगा वो इसमें ये रिसर्च गैप दे सकता है ना कि भाई ये तो सिर्फ इस्लामाबाद के हद तक था, तो ये सैम्पलिंग यहीं से हुई तो ये यहीं पे ही अप्लाई होगा। एग्रीड, बिल्कुल दे सकते। आप इसको इस सिटी से दूसरे सिटी में ले जाके अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अच्छा ये जो बात कर रहे हैं इसका मतलब ये भी एक टेक्निकल वर्ड है जो टेक्निकल वर्ड में अभी लिखूंगा यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं जनरलाइज करना। ठीक है, जनरलाइज करना। जैसे सर हमारी इंडस्ट्री में होता है सिविल की, कंस्ट्रक्शन की, जो इस्लामाबाद में फैसिलिटीज हैं आप उसको बैक एरियाज पे ले जाके नहीं अप्लाई कर सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। बस इसको ये जो आपने फिनोमिनन जिसकी बात की है ना, आपने आपने जो फिनोमिनन आइडेंटिफाई किया, आपने ये कहा कि जो स्टडी इस इलाके में हुई है उस स्टडी की फाइंडिंग्स को, उस स्टडी के रिजल्ट्स को हम कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज को हम कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइज करना, अपने रिसर्च की फाइंडिंग्स को जनरलाइज करना। तो नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, यस we should not generalize the findings from one area to another. और अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, दो चार बातें और भी हैं, बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि वी कैन नॉट जनरलाइज, जो लफ्ज कैन नॉट है ना, ये मैंने काफी शिद्दत वाला इस्तेमाल कर लिया है। ये तो मैंने ऐसे कह रहे जैसे बिल्कुल ही नहीं हो सकता, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा। अब जो सर आपने बात की है उसमें आपने फैसिलिटीज की बात की और आपने बहुत बड़ा डिफरेंस बता दिया, बहुत बड़ा डिफरेंस बता दिया। मिसाल के तौर पे एक रूरल एरिया है अंदरूनी सिंध के अंदर, उसको और आपने इस्लामाबाद को कंपेयर कर दिया, दे आर नॉट कंपेरेबल। नाउ द फैसिलिटीज, जो कि उसमें जमीन आसमान का फर्क है, लिहाजा यहाँ की फाइंडिंग को हम उधर पाटा में या इंटरनल सिंध में या बलोचिस्तान में या इवन सदर्न पंजाब में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। एग्री, दे आर नॉट जनरलाइजेबल। लेकिन अगर कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि जिसमें डिफरेंस कम है, डिफरेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड एनी अदर सिटी इज लेस, तो फिर हम इस्लामाबाद की फाइंडिंग को वहां पे जनरलाइज कर सकेंगे। डिफरेंस जहां पर कम होगा, ऐसा होता है सर, बहुत जगह पर होता है। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल यही पॉइंट है। तो अब अगर एक नेशनल लेवल के ऊपर स्टडी हुई भी है पाकिस्तान के बारे में, तो हम उस स्टडी को इंडिया के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। यस सर, इंडिया में तो अप्लाई होगा, लेकिन कनाडा में जाते जाते डिफरेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिफरेंस भी इंक्रीज होते होते वो कहाँ पे पहुंच जाएगी बात। थैंक यू वेरी मच। आपने तो सब कुछ तो दरिया को मूजे में बंद कर दिया।
बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो अगर एक नेशनल लेवल के ऊपर स्टडी हुई भी है पाकिस्तान के ऊपर, तो उसको हम इंडिया के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे कि यार ये पाकिस्तान के नेशनल लेवल के ऊपर स्टडी हुई भी है। तो क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो लोगों का बिहेवियर है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। और अब हाँ, अगर वो बिहेवियर के बारे में है तो फिर हम कह सकते हैं कि यार ये चीजें ऐसे ऐसे हैं। अगर आप कह सकते हो लेट्स से कोई भी आपको आपके जहन में कोई टॉपिक है तो आप उसको बात कर सकते हो, लेकिन वो जो है ना कंपेरेबल होना चाहिए। ओनली देन विल यू बी एबल टू जनरलाइज। लेकिन अगर इस्लामाबाद और सदर्न पंजाब, फाटा या अंदरूनी सिंध या वो फार बलूचिस्तान की अगर आप फैसिलिटीज को देखोगे और आप फैसिलिटीज ही को मेजर कर रहे हो, तो फिर वो काफी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यू विल नॉट बी एबल टू जनरल, you should not generalize the outcome or the findings of Islamabad to Southern Punjab and so on. जी, so the word is generalize. तो हमारी studies generalize हो सकती हैं depending on what research we are doing on which topic we are doing the research, and उन दोनों जो एरियाज हैं जिसमें हमने इम्प्लीमेंट करना है उसमें डिफरेंस कितना है। और ये जो कनाडा वाली बात की है, और इसी तरह से जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया, हम लोग जो आपको पढ़ाते हैं, जो हम लोगों ने खुद पढ़ा है, वो अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में खास तौर पे वहां के लोगों के बेस के ऊपर उन्होंने उन थ्योरीज को डेवलप किया। हम लोगों ने उन्हीं बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, मेरे टीचर्स ने फॉलो किया, मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूँ, और देन वी आर ट्राइंग टू अप्लाई दोस थ्योरीज ऑन आवर स्टूडेंट्स। और अगर आप एचआर मैनेजर हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज के ऊपर वो अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप अपने लोगों पे वो अप्लाई कर रहे हो। Those theories are not applicable as is in Pakistan because those theories are not generalizable over here. सर मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, उसमें से थोड़ा इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए उनके जो स्टूडेंट्स थे उनसे लिए थी शेयरिंग के लिए, और जो बेसिकली जो क्रिटिकल पाथ मेथड था जो हमारी इंडस्ट्री के साथ रिलेटेबल भी है, और उस टाइम इत्तेफाकी तौर पे मैं क्लास में भी यही पढ़ रहा था। तो जो मैंने उनकी एग्जांपल सॉल्विंग्स देखी और जो वो एग्जांपल्स दे रहे थे, और उससे तो हम बहुत पीछे थे। मतलब मैं उसको ना नटशेल ही बताऊं कि हम एबीसी पढ़ रहे हैं आके मास्टर्स में, और वो उनको पीएचडी पढ़ा रहे थे बिल्कुल अपनी पहली क्लास में। बिल्कुल, दैट इज ये तो खैर एक ये तो बात है, इसमें तो खैर कोई वो नहीं। एनीवे, सो अभी हमने भी 2-3 बातें और भी, एक बात हमने और सीख ली, पॉपुलेशन क्या होती है, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन एंड जनरलाइजेबिलिटी हम लोगों ने सीख ली है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं कि पॉपुलेशन, अब मसला ये है कि पॉपुलेशन से मैं डाटा इकट्ठा नहीं कर सकता। इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में अगर मैंने कहा कि भाई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस तो पूरे पाकिस्तान में बेतहाशा हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस तो बेतहाशा हैं। तो आई नीड, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको मजीद डीलिमिट करना है। तो मैं कैसे डीलिमिट करूंगा? मैं इसको डीलिमिट ऐसे कर सकता हूं कि पॉपुलेशन को के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड ओनली दो सॉफ्टवेयर हाउसेस व्हिच आर रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। अब बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो कि PSEB पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। अब मेरी पॉपुलेशन, लेट्स से मैं कहता हूं कि सिर्फ मैं उनको पिक करूंगा जो कि PSEB के साथ रजिस्टर्ड है, तो मेरे जो पॉपुलेशन है वो खुद ही श्रिंक होकर इतनी हो जाएगी। मैंने मजीद डीलिमिट कर दिया। अब मुझे पता है कि जब मैंने वो लिस्ट PSEB की वेबसाइट पे गया, वहां से रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हाउसेस की लिस्ट को डाउनलोड किया, पता चला वो भी कोई 4-5 हज़ार सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। मैंने कहा ये अगर 4-5 हज़ार सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और हर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर 5 से 6 प्रोजेक्ट्स तो एट एनी गिवन टाइम रन हो रहे होते हैं, तो ये कोई 20 हज़ार प्रोजेक्ट्स का डाटा बन जाएगा, जो कि अगेन मेरे लिए लेना और उसके बाद उसको एनालिसिस करना ये पॉसिबल नहीं होगा।
तो मैं आई वुड लाइक टू मजीद डीलिमिट माय पॉपुलेशन, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ कि ऑल द सॉफ्टवेयर हाउसेज रजिस्टर्ड विद PSEB विद द एनुअल इनकम ऑफ $50,000 एंड अबव। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ऑल सॉफ्टवेयर हाउसेज, सिर्फ PSEB के साथ वाले सॉफ्टवेयर हाउसेज, फिर वो सॉफ्टवेयर हाउसेज जो सिर्फ और सिर्फ जिनकी जो एनुअल इनकम है वो $50,000 से ज्यादा है। तो अब मैंने मजीद अपनी पॉपुलेशन को डीलिमिट कर लिया। अब ये लेट से 200 कंपनीज आ गई, 200 ऐसी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनका ये जो कि इन पैरामीटर्स पे पूरा उतरते हैं। तो अब उन 200 के अब वो $50,000 जो इनकी एनुअल इनकम है, वो यकीनन ऐसी कंपनीज होंगी जिनके पास एट एनी गिवन टाइम 8 से 10 प्रोडक्ट्स चल रहे होंगे। तो 800 इंटू 200, मुझे लगता है कि यार आई नीड टू फर्दर डीलिमिटेड। तो मैं क्या कहता हूं कि और द सॉफ्टवेयर हाउसेस registered with PSEB having annual income of 50,000 and above of Rawalpindi and Islamabad, मजीद मैंने डीलिमिट कर दिया। अब मेरे लिए डाटा इकट्ठा करना आसान हो गया है। अब मैं सिर्फ उन सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाऊंगा जो कि पिंडी इस्लामाबाद में है, जो रजिस्टर्ड विद PSEB है, जिनकी एनुअल इनकम $50,000, जैसे मैंने कम बता दिए, $5 लाख से ज्यादा है। तो वो बिल्कुल आई एम नाउ वेरी मच स्पेसिफिक, आई हैव नाउ इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड फ्यू ऑफ इट, एंड नाउ वो जो ABC वाली बात है वो भी इसमें आ गई। तो मैंने अपनी पॉपुलेशन को डीलिमिट कर दिया, बिल्कुल आई एम नाउ फोकस्ड ऑन मैंने कहां से डाटा लेना है। अब ये तो हो गई पॉपुलेशन। सब आइडियल तो ये है कि मैं जाऊं और सारी की सारी पॉपुलेशन से डाटा इकट्ठा कर लूं, ये आइडियल है, एंड आई विश आई कैन डू इट, बट इट्स अ विश। तो अब मैं अभी भी पूरी की पूरी पॉपुलेशन से, नो मैटर मैंने बहुत ज्यादा डिलिमिटेशन कर दी है, लेकिन मैं अभी भी उसको प्रॉब्लम्स हैं। जो व्हाट आई डू इज, मैं अब इस पॉपुलेशन में से जो कि इट इज विच इज वेरी मच डिलिमिटेड पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन से मैं सैंपल इस पॉपुलेशन का मैं सैंपल लेता हूं। सैंपल लेके फिर मैं उस सैंपल से मैं डाटा इकट्ठा करता हूं। जी आपको अब बात समझ आ रही, मजीद कुछ बेहतर हुई है। मैंने एक नया वर्ड अब मुतारिफ करवा दिया है, पॉपुलेशन के सबसेट को सैंपल कहते हैं। तो मैंने पॉपुलेशन में लेट से 200 सॉफ्टवेयर हाउसेस थे, तो मैंने लेट से 100 सॉफ्टवेयर हाउसेस से डाटा इकट्ठे करने की ठान ली, और जो 100 सॉफ्टवेयर हाउस हैं उनको हम कहते हैं कि ये मेरी पॉपुलेशन का सैंपल है। क्वेश्चंस प्लीज। सर कितने सैंपल्स लें? वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये जो सर बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि सैंपल साइज क्या होना चाहिए, तो पहले तो आप ये मैं जरा डायग्राम में आपको समझाना चाहता हूं। आई होप कि आपको ये नजर आ रहा है। सो ये है जी आपकी पॉपुलेशन, आपने इसको डीलिमिट किया, डीलिमिट करते करते आप इधर पहुंच गए। नाउ दिस इज योर पॉपुलेशन, नाउ दिस इज योर पॉपुलेशन ऑफ योर रिसर्च, और इसमें से आपने सिर्फ इस वाले हिस्से को पिक किया, इस वाले को, दैट इज नोन एज सैंपल। अब जो सर का सवाल है वो ये है कि सैंपल साइज क्या होना चाहिए। सैंपल साइज को हम स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन के साइज को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब सैंपल साइज क्या होना चाहिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वक्त हमारी पॉपुलेशन का जो यूनिट है वो है प्रोजेक्ट, राइट? हम प्रोजेक्ट सक्सेस को देख रहे हैं ना, तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसका जो यूनिट है उसको हम कहते हैं, वो हमारा है इस वक्त वो एक प्रोजेक्ट है। अच्छा,
अब लेट्स से ये जो हमारे सैंपल साइज, इस पॉपुलेशन को हम लोगों ने देखा, हमने कहा जी ये लेट्स से 200 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 200 में से हम लोगों ने सैंपल लिया 100 ऑर्गेनाइजेशंस का। इन ऑर्गेनाइजेशंस में एट एनी गिवन टाइम 10-10 प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, किसी में 10 हो रहे थे, किसी में 8 हो रहे थे, किसी में 12 हो रहे थे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये 800 प्रोजेक्ट्स हो गए जहां से हम डाटा ले सकते हैं। तो इन 800 प्रोजेक्ट्स में से हम लोग कहते हैं कि हम लोग मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि सैंपल साइज कैसे लेते हैं। सैंपल साइज लेने के स्टूडेंट्स काफी तरीकेकार हैं, लेकिन जो सबसे इजी है, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है नाउ? Yes, sir. Sir. अच्छा, अब सैंपल साइज लेने की जो सबसे आसान ये क्या है, आसान का लफ्ज ठीक नहीं है, सबसे कन्वीनियंट वे है, वो हमारे पास इसराइल का पेपर है, इसराइल 2009, और ये आ गया सैंपल साइज। ठीक है, इसराइल की यूनिवर्सिटी का सर कोई? नहीं, इसराइल ऑथर का नाम है। ओके, पीडीएफ साथ लिख देते ताकि हमें वो सीधा पेपर ही दे। Okay, it seems to be this one. अब ये डिटर्मिनिंग द सैंपल साइज, ग्लेन डी इसराइल, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। और अब ये बता रहे हैं, मैथ शायद बताने के बाद ये कह रहे हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन ये है तो आपका सैंपल साइज इस तरह का इतना इतना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके जो टोटल प्रोजेक्ट्स हमारे थे वो 800 थे, ये साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है, टोटल हमारे प्रोजेक्ट्स 800 हैं, और हम सोशल साइंसेज में ये इस्तेमाल करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, प्रिसीजन कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो 800 अगर मेरे प्रोजेक्ट्स हैं टोटल, यानी कि मेरी पॉपुलेशन 800 की है, तो मैंने 267 मेरा सैंपल साइज होगा। मैंने इतने प्रोजेक्ट्स का डाटा इकट्ठा करना है। अब ये सैंपल साइज क्यों इतना है या क्यों इतना होना चाहिए? व्हाई नॉट 150? व्हाई नॉट लेट्स से 300? तो ये जो ग्लेन इसराइल ने जो पेपर लिखा है, इसमें ये वो कह रहे हैं कि 267। अच्छा, अब ये उसको जरा मैच कीजिएगा, वो जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने आंसर किया, वो कहता है कि अगर आपका ये जो 267 से प्रोजेक्ट से अगर आप डाटा ले लें, तो आपकी जो फाइंडिंग्स आएंगी वो जनरलाइजेबल होंगी ऑन योर पॉपुलेशन। यानी कि जो भी हम फाइंडिंग्स इन 267 से करेंगे वो 800 प्रोजेक्ट्स के ऊपर जनरलाइजेबल होंगी। लेकिन अगर हम इसको 200 कर देते हैं तो फिर जनरलाइजेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। वी मे नॉट बी एबल टू जनरलाइज द फाइंडिंग्स ऑफ 200 प्रोजेक्ट्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ 800 प्रोजेक्ट्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हम डाटा यहां से ले लें, अगर हम डाटा इतना ले लें, सैंपल साइज इतना कर लें, तो फिर देयर आर चांसेस कि हम अपने जो पॉपुलेशन के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर सकेंगे। क्वेश्चंस प्लीज। सर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने बताया जी, ये वाला प्रिसीजन, ये 200 के सैंपल्स पे जनरलाइजिंग कितनी लिमिट होगी सर? 200 प्लीज कम अगेन, आपका क्वेश्चन क्या है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर अगर हमारे सैंपल्स 200 हैं, हम 200 सैंपल से डेटा कलेक्ट करेंगे, हाँ, तो हाँ। उस सैंपल साइज के पर हम जनरलाइजिंग कितनी कर सकेंगे? 400? ओके, नहीं, ये आपका सवाल जो है ना वो चल रहा है रिवर्स ऑर्डर में। मैं आपको आपके आंसर बहाल करने के लिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। अगर आपको 7% प्रिसीजन चाहिए तो आप 800 के सैंपल पॉपुलेशन के ऊपर 163 का डाटा ले सकते हो।
अगर आपको 10% एक्यूरेसी चाहिए तो आप 800 की पॉपुलेशन पे 89 के डाटा से काम चला सकते हो। आपके सवाल का जवाब मैं दे सका हूं या नहीं? सर आप मुझे ये समझ आइए कि अगर आपको अपना एक्यूरेसी के करीब जाना है तो सैंपल फिर बढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, सैंपल साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी फिर उसकी रिक्वायरमेंट भी ये है कि आपका सैंपल साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। यस, देखो 100% मैंने आपको पहले कहा था ना कि ये तो बहुत ही आइडियल है कि अगर मैं सारी पॉपुलेशन से डाटा इकट्ठा कर सकूं, अगर मैं ये कर सकूं तो जनरलाइजेबिलिटी की बात ही खत्म हो जाती है कि जो कुछ भी है वो जेन्युइनली उन सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है जिनसे मैंने डाटा इकट्ठा किया है, बिकॉज मैंने 100% लोगों से डाटा इकट्ठा किया है। लेकिन अगर मैं बिकॉज 100% इज नॉट पॉसिबल। देखो अगर तो ज़ैबिस्ट की MSPM के स्टूडेंट्स के ऊपर कोई रिसर्च हो रही है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि 100% डाटा मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर ज़ैबिस्ट और तुम लोग बहरिया कर लो तो वो भी 100% लेना मुश्किल हो जाएगा। कुछ आ जाए कि मैं इसमें रिफा भी ऐड कर लूँ, कुछ आ जाए कि इसमें मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी फास्ट भी ऐड कर लूँ और फिर डाटा इकट्ठा करूँ। इमेजिन, देखो आप लोगों को भी पता है कि व्हेन एवर आपके पास स्टूडेंट्स आते होंगे कि सर ये मैडम ये हमें डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चनर है इसको फिल कर दें, आप लोग भी जो है ना वो जो ऐसा क्वेश्चनर फिल करते हो कि वो किसी का इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होता, रिसर्चर के इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होता। तो ये इन फैक्टर्स की वजह से हम लोगों की प्रिसीजन कॉम्प्रोमाइज होनी ही होती है। अच्छा, अब इसमें मैं साथ एक और, अगर इफ आई एम एबल टू आंसर द सैंपल साइज क्वेश्चन, तो मैं अब एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि यस, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं साथ साथ कि जब आपने सैंपल से डाटा इकट्ठा किया है तो अब आप उस सारे सैंपल को अपना क्वेश्चनर भिजवाओगे। इज दैट ओके? यस सर। नहीं, दिस इज ओनली वन यस, आई नीड मोर यस। मतलब सर इसमें यही होगा कि हर सैंपल Yes, sir. 8 प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं तो हर प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर को या उससे डिप्टी जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा सारों को क्वेश्चनियर्स आप देंगे। जी, ये सर सैंपल को इक्वली ट्रीट करेंगे जितने भी उसमें हैं। जी, तो अब आप क्या करोगे, आप जो आपने सैंपल ले लिया, लेट्स से 267 का सैंपल लिया, सैंपल साइज, अब आपने 267 प्रोजेक्ट्स को क्वेश्चनर फ्लोट कर दिया। ये जो लफ्ज है ना फ्लोट, ये भी टेक्निकली मैं कहूंगा बिकॉज दिस इज व्हाट द रिसर्चर्स talk in this language. So the researcher floats the questionnaire to all the sample, सारे सैंपल को क्वेश्चनर फ्लोट कर देते हैं। अब फ्लोटिंग ऑफ द क्वेश्चनर ये बाय हैंड भी हो सकता है, बाय डाक भी हो सकता है, बाय HR को अप्रोच करके HR को भी हो सकता है, CEO के हवाले करें, उसको कहें जी अंकल ये मसला या मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ उसके, तो वो डाटा वहां से भी आप, तो ये दिस इज द वे दैट यू कैन फ्लोट। अच्छा, बहुत से लोग आजकल सर्वे मॉन्की से भी इस्तेमाल करके, गूगल डॉक्स को इस्तेमाल करके फेसबुक पे लगा देते हैं और कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के मंजूर शुदा पिन इस्लामाबाद के रहने वाले सॉफ्टवेयर हाउस, इनकी इनकम जो है $5 लाख से ज्यादा है, इफ यू बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन तो प्लीज फिल दिस क्वेश्चनर। तो वो अपनी फेसबुक, सोशल मीडिया, ईमेल ग्रुप के जरिए भी उसको फ्लोट करते हैं एंड इन दिस वे द डाटा स्टार्ट्स कोडिंग इन। लेकिन अब इसमें एक और चीज भी है कि व्हेन हर दफा जो डाटा आपके पास आता है वो पूरा नहीं आता, पीपल आर सो बिजी और दे आर सो केयरलेस, दे डोंट बॉदर they don't bother giving data. So what do they do? वो क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग भी वो कहते हैं यार ये हमें कोई स्टूडेंट है, आई डोंट नो व्हाट इज ही और शी डूइंग, बस वो टिक 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 व्हाटएवर योर क्वेश्चंस आर उनको वो फिल करके तो भिजवा देते हैं। दोस क्वेश्चनर्स आर नंबर 1, वो जो क्वेश्चन आपने भिजवाए हैं या तो वो 100% वापस नहीं आते, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स रेट। कि मैंने 267 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डाटा अपना क्वेश्चन भिजवाया, या ऐसे कर ले
कि मैंने 267 प्रोजेक्ट और जो एम्प्लॉइज प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे उन 267 प्रोजेक्ट्स के एम्प्लॉइज को क्वेश्चन भिजवाया, उसमें से सिर्फ लेट्स से 100 का डाटा मेरे पास आया। तो आप इसको कहते हो रिस्पांस रेट। मैंने क्वेश्चन ये भिजवाया था उसका जो रिस्पांस रेट है वो फॉर एग्जांपल 38% है। दैट इज नोन एज रिस्पांस रेट। जी मुझे बताएं, आपको ये रिस्पांस रेट समझ आया है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके। हम अक्सर जब क्वेश्चनियर्स बनते हैं तो उसमें अगर आप उनको हम कहें कि आप हमें मतलब जो किसी राइटिंग में लिख कर दें अपना रेस्पॉन्स, तो वो उस पर भी बिल्कुल ही केयरलेस हो जाते हैं। आप तो कह रहे हैं ना कि उनको ऑप्शंस दें, आप बिल्कुल टिक क्रॉस वाली, वो उसमें अगर केयरलेस हैं तो अगर हम उनसे ये कहें कि आप हमें लिख कर दें अपनी डिटेल दें थोड़ी बहुत, तो वो उस पर भी बहुत केयरलेस होते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं देते, नॉट एट ऑल। तो पाकिस्तान में रिसर्च नहीं अच्छी हो सकती इस वजह से। नहीं उसकी ये जो आपने बात की है ना कि पाकिस्तान में रिसर्च अच्छी नहीं करती, इसकी 2-3 वजूहात है। 2-3 वजूहात है कि ये रिसर्च यूज नहीं होती। अगर यूज नहीं होती तो आप और मैं भी दिल से रिसर्च नहीं करते। जब हम दिल से रिसर्च नहीं करते तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको फिल करने वो भी दिल से क्वेश्चन नहीं फिल करते। आप जब तक एंड हम ये चाहते हैं, रिसर्चर भी ये चाहता है कि वो फ्री या वो डाटा फिल करवा ले। बाहर में जो सही डाटा लेना चाहते हैं वो उनको कोई चॉकलेट, कोई टी शर्ट, कोई कैप, कोई ग्लव्स साथ गिफ्ट करते हैं कि आप ये फिलअप करें सही तरीके से तो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा। तो दिस इज हाउ द पीपल आर डूइंग इट एंड इन द वेस्ट, जहाँ पे और देन वहाँ पे लोग थोड़े ज्यादा कॉशियस हैं, समझदार हैं, दे अंडरस्टैंड ये जो रिसर्च है ये जब ये स्टूडेंट कर लेगा तो कहीं पे इस्तेमाल होगी, इस्तेमाल करके कहीं इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगी और लोग इसका फायदा उठाएंगे। हमारे यहाँ रिसर्च की एप्लीकेशन कहीं पर नहीं सर बीएस में हमने ड्राइंग्स बनाई हुई हैं काफी रिसर्च पेपर्स पे। एमएस वाले आते होते थे करवाने कैफे में हमसे से। ओके नाउ दिस इज, so I don't know how good responses did your class fellows actually gave them back. Anyway, अब रिस्पांस रेट के बाद एक और भी चीज है। अब लेट्स से कि आपने कहा जी मेरे पास 267 में से सिर्फ 100 क्वेश्चनेयर्स वापस आए, ये तो हो गया आपका रिस्पांस रेट। अब उन 100 में से भी कुछ जो होंगे वो हाफ फिल होंगे, कुछ जो है वो क्वार्टर फिल होंगे, कुछ जो है उस पर किसी ने ड्राइंग की होगी, कुछ जो है उसके अंदर पैटर्न होगा। पैटर्न कैसा होगा कि पहले टिक 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 इस तरह जाएगा, फिर टिक 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 ऐसा जाएगा, फिर टिक 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 ऐसा जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि ये इसने वैसे ही करके सर ये दैट्स अ रियलिटी रिस्पांस सर। यस सर, ये दैट इज द रिस्पांसिबल रियलिटी। ऑफ कोर्स आपने भी ऐसे किया होगा फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन हैविंग सेड दैट उसको हम कहते हैं कि अब 100 क्वेश्चनेयर्स मेरे पास आए, उनमें से सिर्फ 87 यूजेबल थे। ये जो वर्ड है ना यूजेबल, ये रिसर्चर यहाँ पे इस्तेमाल करता है। तो अब जो पढ़ने वाला उसको समझ आ जाती है कि जो 13 थे या वो बुरी तरह फिल्ड थे, या फिर इसके अंदर जो रिसर्चर है ना वो थोड़ा सा चेक क्वेश्चन भी रखता है। फॉर एग्जांपल वो ऊपर एक लिखता है कि हाउ डू यू थिंक, हाउ गुड आर यू, I was able to manage the costing of the project। वो कह देता है जी yes, strongly agree। फिर इसी सवाल को वो नीचे 8-10 के बाद दोबारा पूछता है कि I was able to better manage the costing of the project। अब अगर वो एक वैसे टिक कर रहा है ना, तो अगर उसने पहले को स्ट्रांगली एग्री किया है और नीचे आके उसी सवाल को वो डिसएग्री कर गया है, तो वो क्वेश्चनेयर भी यूजेबल नहीं रहा। बिकॉज जो ऊपर मैंने आंसर दिया है वही आंसर मेरा नीचे होना चाहिए, बिकॉज द क्वेश्चन इज सेम, बट सिंस द आंसर इज नॉट सेम, आई वुड थिंक एज अ रिसर्चर, आई वुड थिंक यार इस बंदे ने जो क्वेश्चन है वो देख के सॉल्व ही नहीं किया। सर अक्सर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चनियर्स होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस जो पहले 2 होते हैं वो आखिर में उसका काउंटर क्वेश्चनियर्स डाले होते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि इसने रिस्पांस ही नहीं ठीक दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आप रिजेक्ट कर देते हो। यस, तो वो आपके क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको आप ये लिखते हो कि वो कुछ क्वेश्चन रिजेक्ट हो गए या ये जो क्वेश्चन थे वो यूजेबल नहीं थे। तो जो यूजेबल क्वेश्चन होते हैं वो आपके डाटा एनालिसिस का
पार्ट बनते हैं। जी, क्वेश्चन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द फीडबैक and the input that you people have been giving. जी, questions please. सर तो अभी नया रिस्पांस रेट क्या होगा? रिस्पांस रेट वही होगा 100, 267 में से 100 यूजेबल जो है वो यूजेबल परसेंटेज होगी कि यूजेबल रिस्पांस में से कितने यूजेबल हैं, तो 100 में से 87 यूजेबल थे तो 87% आपके यूजेबल है बस। सर आपने ये जो पेपर हमें शेयर किया था इसका इसराइल का, सर इसको हम यूज किया करेंगे जब भी हम अपना इसके मतलब जो इसने क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है इसको देख के हम लोग अपना क्राइटेरिया डिफाइन किया करेंगे सैंपल साइज का, लाइक ये कोई बेंचमार्क है? अच्छा देखें, ये जो है ना इसराइल का पेपर, दिस इज जस्ट वन पेपर फॉर डिटरमिनिंग द सैंपल साइज, राइट? There are many other techniques also. There are many softwares also available which are used to determine your sample size. लेकिन जब आप डिफेंस में जाओगे और आपसे वो पूछते हैं और आपसे ये सवाल पूछेंगे, अच्छा आपने सैंपल साइज जो है वो 60 लिया है, तो आपके पास इसका क्या रैशनल है? आपने व्हाट इज, व्हाई यू हैव चोजन 60, व्हाई नॉट 80, व्हाई नॉट 70, व्हाई नॉट 50, व्हाई 60? तो अब आप वहां पे कोट करोगे कि इसराइल 2009 का जो पेपर है वो वहां से मैंने वो इस 60 को सपोर्ट करता है और लिहाजा मैंने वहां उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक मैंने ये साइज, सैंपल साइज ये लिया। दिस इज जस्ट वन। और भी जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी राय देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि जितने वेरिएबल्स हैं मल्टीप्लाई बाय 5, जैसे अगर 5 वेरिएबल्स हैं तो अगर आप मल्टीप्लाई बाय 5 करें हर एक में, हर एक, तो 1:5 की रेशियो अगर है, तो अगर एक वेरिएबल है तो 5 रिस्पॉन्सेस काफी है, 5 वेरिएबल्स हैं तो 25 रिस्पॉन्सेस काफी है। एक रिसर्चर ये भी कहता है, एक रिसर्चर ये कहता है 1:10 कि अगर एक वेरिएबल है आपके रिसर्च मॉडल के अंदर तो 10 रिस्पॉन्सेस काफी है, अगर 5 है तो 50। कोई 1:20 भी कहता है कि भाई अगर 5 वेरिएबल्स हैं तो 100 रिस्पॉन्सेस जो है ना वो काफी है। So there are many recommendations available for sample size, लेकिन आपने कौन सी पिक करनी है? इसराइल जो है वो आपको एक एडिक्वेट नंबर देता है। देखो 1:5 वाला तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही कम सैंपल साइज को सपोर्ट करता है। जो मेरी अपनी रिकमेंडेशन, अगर आप मुझसे पूछो तो इसराइल का पेपर इज गुड इनफ टू गिव यू एन एडिक्वेट सैंपल साइज, जो कि हमारे जो डिफेंस के लोग हैं, जो कि डिफेंस में बैठे होंगे, या जो आपको सुपरवाइजर है उसको रिफ्यूट नहीं करेंगे, उससे इनकार नहीं करेंगे। दे गिव द ग्लेन इसराइल गिव्स यू, दिस पेपर गिव्स यू एन एडिक्वेट सैंपल साइज, तो वो गुड है। आइडियल तो, थैंक यू, आइडियल तो ये है कि आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन से डाटा लो ताकि वो जनरलाइजेबिलिटी 100% हो सके, लेकिन आप 100% पॉपुलेशन से डाटा आप में नहीं ले सकते। हाँ, अगर पॉपुलेशन बहुत ही छोटी है, थोड़ी है, तो फिर तो आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल MSPM ज़ैबिस इस्लामाबाद, तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़ैब डेस्क वालों को कहूँगा कि स्टूडेंट्स जो है ना, जैसे ही MSPM के स्टूडेंट ज़ैब डेस्क पे लॉगिन हो तो पहले क्वेश्चन उनके सामने आए, जब तक वो क्वेश्चन को सॉल्व ना करें आगे ना जाए। जैसे कि टीचर्स की वैल्यूएशन हम लोग आपसे ऐसे ही करवाते हैं, जब तक आप वो क्वेश्चन वो आप सॉल्व नहीं कर लेते वो आपको आगे नहीं जाने देते। जैसे कि अभी हम लोगों ने आप लोगों से ये जो हेल्थ डिक्लेरेशन थी वो ऐसे ही करवाई है कि जब तक आप लोगों ने अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन दी नहीं, ज़ैब डेस्क ने आपको आगे जाने अलाउ नहीं किया। तो दिस इज इन दिस वे तो ये पॉसिबल है, बट अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लिहाजा हमें सैंपल साइज के ऊपर, और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, sometimes it is not possible and sometimes taking data from the whole population is not recommended. वो कौन से सिनेरियोज हैं? नंबर 1 सिनेरियो इज जब आप ब्लड देने जाते हो, डॉक्टर कहता है फैन टेस्ट करवा के लाएं, आप ब्लड देने जाते हो, तो क्या वो पूरा ब्लड निकाल लेता है और फिर वो कहता है जी आपके ब्लड में ये है? He or she, the nurse
टेक्स ओनली द सैंपल, ब्लड सैंपल आपसे लेता है, एंड वो उस ब्लड सैंपल की बेस के ऊपर आपकी पूरी बॉडी को जनरलाइज कर लेते हैं कि इस बॉडी में ये शुगर लेवल है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स है, इतना होमोग्लोबिन है, फलाना फलाना, जस्ट फ्रॉम few ml। ये डॉक्टर साहब बल्कि बैठे यहाँ पे हमारे पास मौजूद भी हैं, ही कैन लेट अस नो कि एक ml से लेके वो मेरी पूरी बॉडी के बारे में जजमेंट या पूरी बॉडी के बारे में जनरलाइज कर देता है वो सैंपल। अब वो सैंपल कितना लेना है वो यकीनन मेडिकल की बुक्स में लिखा होगा कि इस टेस्ट के लिए इतना ब्लड चाहिए, इतना ब्लड चाहिए, इतना ब्लड चाहिए, विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी विल बी एबल टू जनरलाइज इट। तो अब इस केस में पूरी की पूरी पॉपुलेशन से डाटा लेना रिकमेंडेड ही नहीं है। आई मीन बंदा ही मर जाएगा तो फिर आप तो समटाइम्स इट इज नॉट रिकमेंडेड to take the data from the complete possible. Most of the times it is not possible to take the data from the complete population. जी डॉक्टर साहब, आपने अपना माइक क्लियर किया है, कुछ आप बात करना चाहते हैं तो बताएं। नहीं, मैंने एग्री किया सर कि ऐसा ही है, और इसके साथ टाइम और रिसोर्सेज मनी जो है दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं कि उसमें बिल्कुल सैंपल के अंदर टाइम, अगर आप पॉपुलेशन से ले लें, पूरी पॉपुलेशन से अगर आप डाटा इकट्ठा करना शुरू करोगे तो टाइम विल नॉट परमिट यू। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप कहते हो कि मैंने पूरे पाकिस्तान, एक और चीज मैं उसका भी जवाब देता हूं जो कि मेरे जहन में आई है, बट उससे पहले मैं जो बात कर रहा था, लेट्स से आप कहते हो कि जी मैंने पूरे पाकिस्तान से डाटा लेना, तो अब आप क्या करोगे? अगर आप नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान से शुरू करोगे ना, गिलगित से, आप जब तक डाटा इकट्ठा करते करते बलूचिस्तान के एंड में पहुंचोगे तो पीछे गिलगित के डेमोग्राफिक्स चेंज हो चुके होंगे। तो अब उस डाटा का कोई फायदा ना हो कि जो डाटा आपको गिलगित वालों ने दिया था 2 साल पहले, और अब आप वो पहुंचे हो, वो कंप्लीट करके पाकिस्तान के एंड में, तो अब उन वेरिएबल्स के बारे में उनकी राय बदल चुकी होगी या अपडेट हो चुकी होगी, या अब वो नहीं होगी जो उस वक्त उन्होंने आपको दी थी। तो आपका सब कुछ जो रिसर्च की फाइंडिंग्स है वो टॉक्सी टर्बी हो जाएगी। नंबर 2 जो मेरे जहन में बात आई थी, मर्दमशुमारी सेंसस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर पूरे के पूरे 100%, एटलीस्ट थ्योरेटिकली 100% लोगों से डाटा लिया जाता है ऑफ अ कंट्री। लेकिन इमेजिन इसके अंदर पूरी कंट्री के रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। पूरी कंट्री के रिसोर्सेज का मतलब क्या है? एक तो पूरे पाकिस्तान को छुट्टी हो, राइट? उसके बाद जितनी भी मशीनरी है पाकिस्तान की, मशीनरी का मतलब ये है जितने भी लोग सरकारी दफातर में हैं, टीचर्स हैं, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, तमाम उस सारी मशीनरी को ये मोबिलाइज करते हैं। वो लोग फिर घर घर जाके डाटा इकट्ठा करते हैं। तो वो एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर 100% पॉपुलेशन से डाटा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि वो डाटा भी ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब छुट्टी होती है तो पाकिस्तानी कहाँ चले जाते हैं? कोई दरिया पे चला गया है, कोई पार्क में चला गया है, कोई रिश्तेदारों के घर चला गया है। तो जब वो नॉक किया, पता लगा कि वो घर में कोई नहीं, उन्होंने कहा अच्छा यार ये इतना बड़ा घर है, तो 7 मरले का, 8 मरले का, इसमें 6 लोग होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 4 होंगे। या साथ वाले पड़ोसी से पूछ लिया कि इसमें कितने लोग हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े। सो ऑल ऑफ दिस, सो एक सेंसस या मर्दमशुमारी एक ऐसा इवेंट होता है पाकिस्तान में जो कि दैट्स वेरी रेयर बाय द वे, जिसमें वो 100% दे ट्राई टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम 100% ऑफ द पॉपुलेशन। अदरवाइज अगर इतना ह्यूज स्केल है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आपको टाइम परमिट नहीं करता, आपको पैसा परमिट नहीं करता, और इसको लेना जो है ना वो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है। So these are the reasons we need sample size and we need sample. अब जो एक और सवाल उठा था यहाँ पे जो कि मैंने जवाब नहीं दिया, वो सवाल ये था कि सैंपल साइज, सैंपल लेने की टेक्निक क्या है? In what ways, I mean, what are different ways that we can collect the sample? अब आप ये कह सकते हो कि सर इसमें क्या खास बात है, कोई भी तरीका ले ले, बस जाएं और सैंपल ले लें। आपने सैंपल इस तरह कलेक्ट करना है, उस तरीके से कलेक्ट करना है कि सो दैट आपका जो सैंपल है दैट बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल।
रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप जाएं जो कि आपकी पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी हो। जैसे आप इस्लामाबाद पर रिसर्च कर रहे हैं और आप जाएं, आपको पता चला कि इस्लामाबाद की आबादी 5 लाख है, आपको सैंपल साइज आया 900 लोगों का, आप लोग गए और 900 टीन एजर्स से डाटा इकट्ठा करके आ गए। नाउ 900 टीन एजर्स आपको वो डाटा नहीं देंगे जो कि मिक्स ऑफ ऑल एजेस आपको डाटा देगा। जो 900 टीन एजर्स हैं, दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव, they do not constitute the representative sample. तो आपका जो सैंपल है that must be the representative sample of your population. अब सैंपल की रिप्रेजेंटेटिवनेस को हम बेहतर बना सकते हैं with the help of by choosing the right sampling technique. Now coming to the sampling techniques, there are mainly two types of sampling techniques. The one is the probability sampling, the other one is the non-probability sampling. Is that okay? यहाँ तक मुझे बताएं कि मैं ज़्यादा तो नहीं आपको पढ़ाया तो है, नॉर्मल सही है, कुछ चीज मिक्स तो नहीं होगी आपकी? नो सर, सही है। Okay. अब there are two types of sampling techniques. One is probability sampling, the other one is the non-probability sampling. Probability sampling की एक requirement है। अच्छा, probability sampling is recommended over non-probability sampling. But probability sampling की एक requirement है जो कि most of the times fulfill करना possible नहीं होता। उसकी क्या requirement है? उसकी requirement ये है कि आपके पास sampling frame होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम क्या चीज है? सैम्पलिंग फ्रेम हम इसको कहते हैं कि आप द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर पॉपुलेशन, जिसको रिसर्च के जार्गन में हम कहते हैं कंप्लीट लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि एलिमेंट्स के आपकी पॉपुलेशन के जितने भी लोग हैं, या अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, या अगर सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनकी लिस्ट को हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। द लिस्ट ऑफ all the elements of the population is known as sampling frame. जी, क्वेश्चंस सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में? कोई सवाल है? नो सर। ओके, अब नो सर। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होगी सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज नॉट अवेलेबल, बट एट टाइम्स इट इज अवेलेबल। अगर आप सैम्पलिंग फ्रेम आपके पास आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आएगी तो आपको स्विच करना पड़ेगा टू दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो मेनली हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या चीज़ है। उस बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, वो क्या चीज है? वो है यूनिट ऑफ एनालिसिस। अब यूनिट ऑफ एनालिसिस हमारे पास क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, इसमें ना आप लोग जब किसी से डिस्कस करोगे या किसी बुक वगैरह में पढ़ोगे या इवन इंटरनेट के ऊपर आप देखोगे तो यूनिट ऑफ एनालिसिस की डेफिनेशन आपके पास आएगी कि जिनसे आप डाटा इकट्ठा करते हैं वो आपकी यूनिट ऑफ एनालिसिस बन जाए। जिनसे हम डाटा इकट्ठा करते हैं, ये मैं लिखता हूं, जिनसे हम डाटा इकट्ठा करते हैं, राइट।
ये आपको डेफिनेशन मोस्टली मिलेगी इन द बुक्स ऑन द इंटरनेट एंड फ्रॉम द पीपल यू आर गोइंग टू आस्क. But this is not the definition of unit of analysis. Unit of analysis हमारे पास होता है कि जिनसे हम डाटा इकट्ठा करते हैं वो नहीं, बल्कि जिनके बारे में हम डाटा इकट्ठा करते हैं वो हमारे यूनिट ऑफ एनालिसिस होते हैं. होल्ड ऑन. यूनिट ऑफ एनालिसिस हम उसको कहते हैं, पहले तो आप सीख लें यूनिट ऑफ एनालिसिस. हमारे हम जो एनालिसिस करेंगे, ये जो इस रिसर्च के अंदर जो हम एनालिसिस करेंगे उसका यूनिट क्या है. फॉर एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट सक्सेस की बात की है, तो प्रोजेक्ट सक्सेस के अंदर जो यूनिट है वो है प्रोजेक्ट. उसको हम कहते हैं कि जो हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस फॉर दैट पर्टिकुलर रिसर्च वो प्रोजेक्ट बन जाएगा. अगर आप बात करते हैं एम्प्लॉय मोटिवेशन की, तो आप बात कर रहे हैं एम्प्लॉय मोटिवेशन की, तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस बन जाएगा एम्प्लॉय. अगर आप बात कर रहे हैं ग्रुप कोहेशन की या ग्रुप लीडर, या आप बात कर रहे हैं ग्रुप मोटिवेशन की, तो उस वक्त आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस बन जाएगा ग्रुप. एम्प्लॉय मोटिवेशन आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है एम्प्लॉय. ग्रुप मोटिवेशन आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है ग्रुप. प्रोजेक्ट सक्सेस आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है प्रोजेक्ट. परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन द स्टॉक एक्सचेंज आपका यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिट ऑफ एनालिसिस हो गया ऑर्गेनाइजेशन. इन स्टॉक एक्सचेंज सर. इन स्टॉक एक्सचेंज, यस. अगर आपकी जो दुनिया के लेवल के ऊपर आपने लेट से आजकल वो बड़ा आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आता है कि कौन सा मुल्क कितनी इसमें रिश्वत का लेवल है, तो करप्शन के ऊपर उसका क्या लेवल है, उस वक्त जो यूनिट ऑफ एनालिसिस हो जाता है वो कंट्री हो जाता है. तो यूनिट ऑफ एनालिसिस इज समथिंग, वो यूनिट है जिसके ऊपर आप एनालिसिस फॉर्म कर रहे हो. अच्छा, अब मैं करप्शन के यूनिट ऑफ एनालिसिस कंट्री को शुरू में लेके चलूंगा ताकि आपको बात समझ आए. अब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, वो डेफिनेटली डाटा जो है वो लोगों से आके इकट्ठे करेंगे. डाटा होगा लोगों से, फिर उसको मैक्रो लेवल पे करते करते एवरेज आउट करते करते उसको एक पूरी कंट्री का मेरे कंट्री का स्कोर आ जाएगा. इसी तरह इंडिया में जाएंगे, वहां पे लोगों से डाटा इकट्ठा करते 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 उस कंट्री का एक स्कोर आ जाएगा. तो यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो हमारे पास एक और जब उसको आप बिगर लेवल के ऊपर कंपेयर करेंगे विद अदर कंट्रीज, तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस कंट्री बन जाएगा. प्रोजेक्ट सक्सेस के जब हमने बात की है, तो प्रोजेक्ट में भी डाटा आपको लोग ही देंगे. द एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट विल गिव यू द डाटा. वो डाटा आप लोग लेंगे और उस डाटा को, लेट से एक प्रोजेक्ट के ऊपर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो आप उन 5 लोगों से डाटा लेंगे और एवरेज आउट करने के बाद उस प्रोजेक्ट का डाटा आएगा. दैट विल बी योर 1 डाटा पॉइंट. फिर आप दूसरी कंपनी में जाएंगे, वहां पे प्रोजेक्ट पे लेट से 20 लोग काम कर रहे हैं, उस 20 लोगों से आप डाटा लेंगे और उनको एवरेज आउट करेंगे, तो आपके पास उस प्रोजेक्ट का डाटा आएगा. दैट विल बी योर 2nd डाटा पॉइंट. अब आप कहेंगे सर मैंने तो यहाँ से 5 लोगों से डाटा इकट्ठा किया है, यहाँ से 20 लोगों से डाटा इकट्ठा किया है, तो मेरे तो 25 डाटा पॉइंट्स आने चाहिए. ऐसा नहीं है, बिकॉज आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस एक प्रोजेक्ट है. लिहाजा आपने जब 5 लोगों से यहाँ डाटा किया, आपके पास 1 डाटा पॉइंट आया. आपने 20 लोगों से यहाँ डाटा इकट्ठा किया, आपके पास एक प्रोजेक्ट के बारे में डाटा इकट्ठा हुआ, एक प्रोजेक्ट के बारे में डाटा इकट्ठा हुआ. तो ये आपके पास
2 डाटा पॉइंट्स आए सिर्फ, और आपको इसराइल के पेपर ने आपको कहा हुआ है कि 267 डाटा पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आपको इस तरह में भी 5-6 हजार लोगों से डाटा इकट्ठा किया तो आपके पास सिर्फ 267 डाटा पॉइंट्स आए। क्यों? क्योंकि आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस एक प्रोजेक्ट था। इसी तरह अब आपकी यूनिट ऑफ एनालिसिस कई हो सकते हैं। आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे मैंने बताया एम्प्लॉय मोटिवेशन। फिर जब आप काम करोगे तो आप एम्प्लॉय से डाटा इकट्ठा करोगे, एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन कितनी है वही बताएगा, लिहाजा वो जो डाटा एक एम्प्लॉय का डाटा विल बी कंसीडर्ड एज 1 डाटा पॉइंट। लेकिन अगर आप बात करोगे कि इस्लामाबाद के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, तो ज़ैबिस्ट के 200-250 एम्प्लॉइज डाटा देंगे तो एक ज़ैबिस्ट का मोटिवेशन लेवल आएगा विच विल बी जस्ट 1 डाटा पॉइंट। फास्ट वाले के 2-4 हज़ार स्टूडेंट्स डाटा देंगे, 600-700 एम्प्लॉइज, स्टाफ, फैकल्टी डाटा देगी, तो तब वहाँ पे एक डाटा पॉइंट आएगा, बिकॉज वहाँ पे जो डाटा यूनिट ऑफ एनालिसिस है इस वक्त जिसको हम देख रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है। सो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल हो सकता है, आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस ग्रुप हो सकता नहीं, इंडिविजुअल हो सकता है। इंडिविजुअल के बाद आपका एक और यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकता है डायड। डायड क्या होता है? 2 लोग, whenever there are 2 people। जैसे अगर आप रिसर्च कर रहे हो कि मियाँ बीवी का आपस में जो इख्तलाफ होता है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो अब आप एक मियाँ और एक बीवी से डाटा इकट्ठा करोगे, 2 लोगों से डाटा इकट्ठा किया होगा, but that will be 1 डाटा पॉइंट। ये जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है इसको हम कहते हैं, या ये जो यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है उसको हम कहते हैं डायड, 2 लोगों का डायड। इसी तरह अगर आप इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक बॉस है और एक सबऑर्डिनेट है, तो ये भी 1-to-1 रिलेशनशिप है। तो इन दोनों से जब डाटा इकट्ठा होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज 1 डाटा पॉइंट, और इसका जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो डायड है। तो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनालिसिस भी होता है, रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है, डायड भी होता है, ट्रायड भी होता है, 3 लोगों का। जो अगर आपकी रिसर्च इस तरह की है जो कि 3 लोगों के ऊपर मुनस्सिर है, फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी एंड अ चाइल्ड, तो वो फिर ट्रायड बन जाएगा। फिर ग्रुप भी है, तो इंडिविजुअल, डायड, ट्रायड, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, टीम, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे जो है हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट ऑफ एनालिसिस हैं। तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि क्या है और उसका फायदा क्या है। उसका फायदा क्या है कि उस यूनिट ऑफ एनालिसिस के मुताबिक आप डाटा की इंटीग्रेशन करते हो या एग्रीगेशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डायड है तो 2 लोगों का डाटा विल कॉन्स्टिट्यूट 1 डाटा पॉइंट। अगर आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों का डाटा विल बी 1 डाटा पॉइंट। एंड अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले सारे लोगों का डाटा विल बी 1 डाटा पॉइंट। जी सवाल पूछे यहाँ पे, यूनिट ऑफ एनालिसिस समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ। ओके, दैट्स गुड। यस सर। ओके, तो हमारे पास ये हमारे पास डेफिनेशन है, या ये हमारे पास यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब आप मुझे कह सकते हैं कि सर आपने हमें पॉपुलेशन सैंपल ये वो बता दिया, आपने एक चीज मिस कर दिया और वो ये है कि क्वेश्चनएयर जो है वो हम क्वेश्चनएयर खुद बनाएंगे, बनाया लेंगे, हम क्या करेंगे? खुद बनाएंगे। सर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, तैयार भी ले सकते हैं और सेमी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं।
सर कोई मेथडोलॉजी तो होगी जिसको फॉलो करके होगा, क्योंकि उसमें डबल चेक्स भी आ जाते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बोला था, हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे पुट आउट करें कि जैसे हमें पता लगे कि उसने अटेंशन दी है और पूरी केयर के साथ इसको रिस्पॉन्स दिया है। ओके, नाउ मुझे तो लग रहा है कि मेरी क्लास के जो उलमा हैं उनमें इख्तलाफ पाया जाता है, तो लेट अस सी कि रिकमेंडेड वे क्या है। डॉक्टर साहब ने कहा कि क्वेश्चन हम खुद भी बना सकते हैं, उन्होंने भी कहा कि हम खुद बना सकते हैं, उन्होंने कहा कि वी देयर हैज टू बी सम कोई रिकमेंडेशन होनी चाहिए इस हवाले से। देखो, अभी जो कि आपका और मेरा इस वक्त लेवल है ना, हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन खुद ना बनाएं, और जो बने बनाए क्वेश्चन हैं उनको यूज करें। टेम्पलेट्स को ना सर, क्या कह रहे हैं? टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी गिवन है बेस्ट प्रैक्टिस उसकी, वो फॉलो करें। हाँ, रिकमेंडेशन ये है कि क्वेश्चन खुद ना बनाएं, जी क्वेश्चन सर। जो बने बनाए हैं ना उसको लें। अच्छा, अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों है, मतलब व्हाई, मतलब मैं खुद को नहीं बना सकता, मतलब मैं खुद क्वेश्चन बनाऊं और बस लोड करूं एंड दैट्स इट। वो तैयार वैलिडेटेड होंगे पहले से ही, तो उसकी हाँ वजह तो से वही आगे इसको सर, जनरलाइज कर सकते हैं। एक व्हील, हमारे पास एक व्हील ऑलरेडी मौजूद है, तो जरूरत नहीं है कि हम क्यों किसी नए व्हील को इन्वेंट करें। एग्जैक्टली, जो डॉक्टर साहब ने कहा वो एक टेक्निकल आंसर है, जो आपने बताया वो भी एक टेक्निकल आंसर है कि भाई जब एक डिस्प्लिन बनी हुई है तो मैं क्यों कहूँ कि नहीं मैंने ये डिस्प्लिन नहीं खानी जो बनी बनाई है, मैं पहले खुद बनाऊंगा और फिर वो खाऊंगा। दैट डज नॉट मेक सेंस। फिर उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने बात की कि वो जो डिस्प्लिन में बनाऊंगा वो फिर मुझे वैलिडेट करानी पड़ेगी किसी एजेंसी से, किसी जैसे भी वैक्सीन को वो वैलिडेट करवा रहे हैं, हो ही नहीं रही, बनाए बैठे हैं लेकिन वो वैलिडेट नहीं हो रही। तो क्वेश्चनियर्स भी जब एक दफा बन गए हैं और वैलिडेट हो चुके हैं, टेस्ट रीटेस्ट के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, लेट्स नॉट मेक इट अगेन। सर मेरा भी यहाँ पर एक ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो जो उन्होंने वैक्सीन बना दी है उसके सैंपल उन्होंने लिए हैं 6000। उन 6000 को वो मतलब ग्लोबली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से वो जो आपका जवाब सवाल का जवाब है, प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान का ही उसने हिचकिचा वो उनमें हिचकिचा भी रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। हाँ, वो 6000 के सैंपल पे। पाकिस्तान के लिए बेहतर वो वाली वैक्सीन है जो कि चाइना बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे ना, जब मैं आपका ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो कि उसके अंदर क्या है, डॉक्टर साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ वो ये है कि फॉर्चुनेटली इनफ कि हम लोगों की जो बॉडी की जो केमिस्ट्री है वो दुनिया में हर एक बंदे की सेम है। इसी वजह से द ब्लड सैंपल्स के जो टेस्ट अंग्रेज ने बनाए हैं वो वाले टेस्ट इधर भी एप्लीकेबल हैं। इसी तरह जो भी चेंजेस, हाँ अब उसमें एक और बात भी, जो भी चेंजेस जो हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों को कोविड की वजह से उधर आ रही है, वो ही प्रॉब्लम्स इधर भी आ रही हैं, बल्कि आप समझो कि हम उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, सिर्फ एक ही चेंज आ सकती है, वो ये है कि हर इलाके में कोविड ने डिफरेंटली म्यूटेट किया है। आपने देखा, आपने सुना होगा टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। म्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि अपना बेसिक डीएनए जो है वो चेंज करते हैं। तो उस वायरस ने म्यूटेट किया है, हर इलाके में डिफरेंटली म्यूटेट कर रहा है। इस वक्त यहाँ पे मुझे नहीं पता कौन सी म्यूटेशन उसकी चल रही है, तो अगर वो वैक्सीन उस म्यूटेशन से मैच ना की तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकता है। अदरवाइज अगर वही म्यूटेशन है जो कि उधर है और इधर है तो इट शुड वर्क फाइन। मैं इस तरह से कह रहा हूँ, आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन इट एट ऑल, लेकिन मैं सिर्फ ये इस तरह से कह रहा हूँ बिकॉज द मेडिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड एवरी काइंड ऑफ टेस्ट that are proposed or that are made in North America and UK or anywhere, they are equally good and applicable here. Even the medicines that we are using made in America and Sana that are applicable here, and और हम लोग बाहर की बनी हुई दवाइयों से ज़्यादा जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं ध्यान लोगों में। वो तो सर अगर आप सिंपल पैनाडॉल पे देखें तो वहां की पैनाडॉल खा के हम, बल्कि आधी खा के हम ठीक हो जाते हैं पूरे। इधर हम 4 खाते हैं तो फिर जाके कोई आधा ठीक होते हैं।
हाँ, उसमें खैर मिलावट का ज्यादा फैक्टर है देन द फॉर्मूला. Probably the formula is the same, but the मिलावट factor or the quality of the things that we take, they differ from, from both the countries. So this is my answer to your question कि वो equally applicable होगा कि नहीं होगा. लेकिन इसी चीज को मैं ट्रांसलेट करता हूँ क्वेश्चन के अंदर. मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को अडॉप्ट एज इट इज उसको पिक करें और यहाँ पे उसको अप्लाई करें. लेकिन अब होगा क्या कि उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन बल्कि ये जो जवाब है ना, इसको मैं आपको एक क्वेश्चन ओपन अप करके देता हूं और फिर मैं आपको ये वाली बात कंप्लीट उस पे करता हूं. अच्छा, एक तो आप ये लोग भी एक तो आप ये भी सीख लें, ये जब मैं आपका स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो काइंडली आप ये चीज भी सीख लें कि क्वेश्चन ये ढूंढते कैसे हैं. ठीक है, सो let me first present the screen. अब आपको अब आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी. देखें, सबसे पहले लेट से आपने प्रोजेक्ट सक्सेस का क्वेश्चन ढूंढना है. अब इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे कैसे, ये आपके सामने स्क्रीन है. प्लीज इसको सीख लो. ये आपको जब तक आप रिसर्चर रहोगे ना, आपको ये फायदा होता रहेगा. असल में हर IRS और हर थीसिस की रिक्वायरमेंट होती है कि क्वेश्चन जो है वो लाजमी थीसिस के एंड पे लगा हो, अटैच हो. इसी रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए मेरे ने बड़ा आसान सा फॉर्मूला बनाया है. लेट्स से मुझे चाहिए प्रोजेक्ट सक्सेस, तो प्रोजेक्ट सक्सेस में लिखूंगा, आपके सामने गूगल पे लिख भी रहा हूँ. साथ लिखा PhD थीसिस, यानी कि दुनिया में कहीं भी PhD थीसिस हुआ है प्रोजेक्ट, और मुझे उसकी PDF चाहिए. तो अब मेरे सामने एक तो ये थीसिस खुल गए प्रोजेक्ट सक्सेस के. ये कस्ट ये .pk है, राइट. ओके, आई कैन यूज दिस वन, बट आई विल बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन एनी नॉर्थ अमेरिकन PhD thesis of a North American university. So यहाँ तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. ये कुछ मुझे लग रहा है कि ये सक्सेस फैक्टर्स के ऊपर ये कुछ ना कुछ काम इन्होंने किया हुआ. सो यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आया. सो मैं अपनी थोड़ा जो की वर्ड्स है मैं वो चेंज करता हूँ. राइट, प्रोजेक्ट सक्सेस, PhD थीसिस, PDF साथ हम अटैच कर देते हैं. लेट्स एक यूनिवर्सिटी का नाम मेरे जहन में आ रहा है, ओहायो यूनिवर्सिटी. लेट्स सी इफ समथिंग इज डन देयर. नहीं, यहाँ पर भी नहीं है. सो लेट्स गो बैक टू, बिकॉज अभी हम थोड़े से शॉर्ट ऑफ टाइम है. तो वो जो हमारे पास ये जो खुला है, दिस वन, लेट्स पिक दिस वन, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू. दो बातों का मैं जवाब देना चाहता हूँ. इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस. सो इसका फायदा मुझे क्या है? एक तो मुझे क्वेश्चनियर मिल जाएगा. दूसरा, मुझे सारा का सारा रिलेटेड काफ़ी हद तक मुझे पॉइंटर्स मिल जाएंगे फॉर माय लिटरेचर रिव्यू. सो मुझे इस वक्त सिखाने के लिए मुझे सिर्फ वो चाहिए क्वेश्चन है मुझे पता है कि एंड में लगा हुआ है. सो लेट्स मूव टू एंड. ये आ गई प्रोजेक्ट सक्सेस का क्वेश्चन है.
ये अब आपके सामने क्वेश्चनेयर है दैट द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द बजट, it was useful by the intended end users, likely to be sustained and so on. So this is a project success. अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चनेयर है ये किस ऑथर का, इस रिसर्चर ने किस ऑथर का ये क्वेश्चनेयर का सोर्स क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने कई मेंशन नहीं किया हुआ। सो चैप्टर नंबर 3 जो है, जो कि अभी हम पढ़ भी रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला, वहां पे ये चीज लिखी होती है। ये द प्रोजेक्ट सक्सेस स्केल डेवलप्ड बाय 2009। इन्होंने इसके जो प्रोजेक्ट सक्सेस का क्वेश्चनेयर है, इसका जो सोर्स है वो ये इन लोगों की वर्किंग है, इनका पेपर है। इट हैड 14 ऑब्जेक्ट्स with which measure the project success variable, a 5-point Likert scale. The sample objects are the outcomes of this project. So मुझे पता चल गया इसका सोर्स क्या है। अब मैं यहाँ पे जाके इसको मजीद पढ़ भी सकता हूँ। प्लस अब जो मैं बात आप लोगों से करना चाह रहा था, जो कि मैंने कहा था कि मैं ये आपको करते हुए करूँगा, अब ये आपके प्रोजेक्ट सक्सेस का क्वेश्चन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सब का सब। अब जो बात मैं करना चाह रहा था, अब इसमें से स्टूडेंट्स जब आप एज इट इज उसको कॉपी करते हैं ना, सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसके अंदर ऐसी इंग्लिश लिखी होती है जो कि हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को समझ नहीं आती, राइट? तो अब मैं क्या लिखता हूं, मैं ये लिखता हूं द क्वेश्चनेयर वाज अडॉप्टेड। आई वुड राइट समथिंग लाइक दैट कि the questionnaire was adopted from, you know, जो भी उसने लिखा होता कीयून एट ऑल, those are 2009। अब मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं पायलट स्टडी एज द रिजल्ट ऑफ द questionnaire adopted from this was used in the pilot study। अब पायलट स्टडी क्या होती है? पायलट स्टडी ये होती है कि लेट से आपने 30 विद n इज इक्वल टू 30, आपने 30 लोगों से गए और आपने इस क्वेश्चनेयर को उनसे कहा कि इसको फिल कर दें। उन्होंने इस क्वेश्चनेयर को फिल किया और अब आप इसके ऊपर एनालिसिस रन करेंगे। अब मैं देखता हूं कि इन्होंने पायलट स्टडी की है कि नहीं की। नहीं, इन्होंने पायलट स्टडी नहीं की। तो पायलट स्टडी में क्या होता है कि आप जब लेके आते हो, लेट से आपने ये क्वेश्चनेयर, अब होगा क्या जब आप इसके ऊपर विद सैंपल साइज 30 आपने पायलट स्टडी की, यानी कि आपने जाके डाटा, आपने लोगों से डाटा इकट्ठा किया 30 लोगों से ऑन दिस क्वेश्चनेयर, और फिर आप इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रन करते हो। यू run the statistical analysis on this questionnaire, on this adopted questionnaire, right? जब आप adopted questionnaire पर, तो अब एज ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको बताता है, आप खुद नहीं फैसला करते, आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये बताता है कि जनाब क्वेश्चन नंबर 1, 4, 7, 9 रिमूव देम। तो आप क्या करते हो कि आप अपने क्वेश्चनेयर से ये वाला 1, 4 और कौन सा था 7 और 9, ये इनको कहते हैं आइटम्स। एक क्वेश्चनेयर में से एक सवाल को आइटम कहा जाता है। आप इन 4 आइटम्स को निकाल देंगे। अब जो आपका क्वेश्चनेयर होगा, देन अब आप क्या लिखोगे, द फाइनल अडैप्टेड। अब पहले लफ्ज इस्तेमाल क्या किया गया था, अडॉप्टेड, बिकॉज हमने उसको एज इज यूज किया था। इसको रिमूव करने के बाद बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, द फाइनल अडॉप्टेड क्वेश्चनेयर विद, लेट्स से हाउ मेनी वर दे, 14 में से 4 निकाल दिए, विद 10 आइटम्स
was floated to the sample population with जो भी with sample size n is equals to let's say 267. So आपने क्वेश्चनर अडॉप्ट करना है पायलट स्टडी करने के बाद। वो अगर तो ये सारे के सारे रिमूव, अगर एक भी आइटम रिमूव हुआ तो अब आपका क्वेश्चन इज नो मोर अडॉप्टेड, इट विल बिकम अडैप्टेड। अगर कोई भी रिमूव नहीं हुआ तो आपने कहना है the same questionnaire, the adopted questionnaire was then floated for the population। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये जो 4 आइटम्स आपने रिमूव, जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की वजह से रिमूव हुए हैं, वो क्यों रिमूव हुए होंगे? हालांकि एक दफा आपने कहा था कि जनाब ये जो क्वेश्चनर है ये तो वैलिडेटेड है, ये जो क्वेश्चनर है ये तो बड़ा यस है, ये तो जनाब वहां से अमेरिका से होकर आया हुआ है। तो उसकी वजह ये है कि यही वजूहात है, ये वैलिडेटेड है, एग्रीड, ये अमेरिका से बनकर आया है, एग्रीड, ये अमेरिका से आया है, तो इसमें से कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? या तो उनका कंटेंट ऐसा है कि ये एप्लीकेबल नहीं है, या फिर उनकी इंग्लिश ऐसी है कि ये एप्लीकेबल नहीं है। सो देयर कैन बी मेनी रीजंस कि एप्लीकेबल नहीं है। और मैं आपको अपनी एक रिसर्च की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पता नहीं, अच्छा प्रेजेंटिंग है अभी तक। वो रिसर्च थी, ओके, मैं आपको पता ही नजर भी आ रहा हूं कि नहीं। मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूं कि अडॉप्टेड का क्या मतलब है। अडॉप्टेड, अच्छा, उसमें वो रिसर्च थी अबाउट मैस्कुलिनिटी। ये कल्चर है, कल्चर की 5 डायमेंशंस हैं, जिसके अंदर पावर डिस्टेंस है, जिसके अंदर फेमिनिज्म है, मैस्कुलिनिटी है। तो मेरा क्वेश्चन है जो था, या मेरी जो रिसर्च की दैट वाज अबाउट मैस्कुलिनिटी। वो अमेरिकन के भाई एक जो आप जिससे मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ वो कितना मैस्कुलिन है, इसका ऑपोजिट है फेमिनिन, कितना मैस्कुलिन है। तो मैस्कुलिनिटी को मेजर करने के लिए उस क्वेश्चनर के अंदर 6 सवाल थे कि आप कितने प्ले बॉय हैं। जजमेंट क्या थी कि जितने आप ज्यादा प्ले बॉय हैं उतने ज्यादा आप मैस्कुलिन है, ये उनकी जजमेंट थी। अब ये जो 6 सवाल थे, ये जब हमने फ्लोट किए तो इन 6 आइटम्स में से कोई भी जवाब हमारे पास नहीं आया, कोई जवाब ही नहीं आया। क्यों? अगर कोई प्ले बॉय था भी तो उसने इस सवालों, इन 5 या 6 आइटम्स के जवाब देना मुनासिब नहीं समझे, या उन्होंने कहा कि यार ये क्या बकवास है, व्हाई शुड आई मैं क्यों बताऊं एक, या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन आइटम्स के अब ये, या अगर किसी ने जवाब दिया भी तो बहुत ही कम जवाब आए इन आइटम्स में से। तो जब हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रन किया तो स्टैटिस्टिक्स ने इन 5 प्ले बॉय वाले आइटम्स को ड्रॉप कर दिया, और स्टैटिस्टिक्स ने हमें कहा कि मतलब यही था कि मैथमेटिकली these 5 items do not belong to this culture mathematically, because लोग इसका जवाब ही नहीं दे रहे। तो दिस इज समथिंग, या तो लोगों को समझ नहीं आ रहा, या दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस कल्चर, तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गए। तो स्टैट्स जो है वो इंग्लिश उसको नहीं समझ आती ना, इंग्लिश तो नहीं पढ़ता, वो सिर्फ डाटा की बेस पे एनालिसिस करके हमें बता देता है कि इन आइटम्स को ड्रॉप कर दो, बिकॉज या तो इन सवालों के जवाब इनकंसिस्टेंट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो वो ड्रॉप कर देते हैं, या इन सवालों के जवाब आ ही नहीं रहे जितने के बाकी सवालों के जवाब आ रहे हैं। यानी कि दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी मच अ रूटीन मैटर इन दिस कल्चर, इन दिस पॉपुलेशन, लिहाजा वो उनको ड्रॉप कर देता है। तो ये जो 4 आइटम्स मैंने रैंडमली ड्रॉप करके आपको कहा कि ये ड्रॉप हो जाएंगे, और हमारा जो क्वेश्चन है वो अडॉप्टेड से अडैप्टेड बन जाएगा। तो दिस इज द रीजन हाउ या व्हाई स्टैटिस्टिक्स ड्रॉप द आइटम्स। तो जो हमारा क्वेश्चनर होगा, जो कि अब जब आप अपने रिसर्च करोगे तो आपको भी अपने क्वेश्चनर्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि ये मैंने क्वेश्चन पिक किए, तो फिर आप उनको लेके आगे चलोगे। थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड टाइम जो है वो
काम रहेगा तो आई विल जस्ट क्विकली, लेकिन मुझे आप ये बता दें कि आपको समझ आया कि नहीं आया कि व्हाट डू आई मीन बाय इसका क्या मतलब है अडेप्टेड का या अडॉप्टेड का। क्वेश्चनर को हमने अडॉप्ट करना है या अडॉप्ट करना है, राइट? सो विल प्रेफर अडॉप्टिंग एंड देन वंस हमने इसको अडॉप्ट कर लिया वी विल डू द पायलट टेस्टिंग। अगर उनमें से कोई भी आइटम्स ड्रॉप हुए तो इट विल बिकम एन अडैप्टेड क्वेश्चनर एंड देन वो जो पायलट टेस्टेड क्वेश्चनर है उसको हम अपनी सैंपल के ऊपर वो कर देंगे। और एक और बात मुझे रखिएगा कि जो हम लोग पायलट टेस्टिंग में जो डाटा आता है हमारे पास उसको हम फाइनल एनालिसिस के अंदर उस डाटा को यूटिलाइज नहीं करते। नाउ आई विल जस्ट क्विकली लेट यू गो थ्रू। तो ये देख लेना आप सारे, मैंने कहा था सोशल साइंस में 5 चैप्टर्स होते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन कि क्या मेरी जो बात थी वो ठीक थी कि नहीं। देखिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ये देखिएगा ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च एंड दिस इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, और इन्होंने इसका नाम लिया, मैंने यहाँ पे डाटा एनालिसिस और यहाँ पे डिस्कशन एंड कंक्लूजन। लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 3 जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं। ये आगे आपका चैप्टर 3 आ गया, रिसर्च डिजाइन, टाइप ऑफ स्टडी। ये अभी हम लोगों ने जो चीज अभी देखी है वो यूनिट ऑफ एनालिसिस देखा है। पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज हम लोगों ने ओके कर दिया है। सैम्पलिंग टेक्निक जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं कराई, मैंने कहा था कि देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। एक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन्होंने जो इस्तेमाल की है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, ये विच इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। और ये देखिए द सैम्पल साइज इज ऑलमोस्ट 400 एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज यूज्ड। 400 क्वेश्चन वर डिस्ट्रीब्यूटेड, 246 क्वेश्चन वर कंसिडर्ड फॉर एनालिसिस, यानी कि 400 उन्होंने फ्लोट किए और 246 वर यूजेबल, बाकी वो यूजेबल नहीं थे। डाटा ने कंपोज, बाकी उन्होंने और बाकी। सो मुझे आप बताएं कि अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज पढ़ी है, आप लोगों को क्वेश्चन है तो उस पर पूछें। एनीथिंग दैट यू थिंक इज आपको समझ नहीं आई तो आई कैन डिस्कस। सर इसमें एक क्वेश्चन है सर, ये उसी थीसिस में खोलूं मैं या वैसे आप पूछेंगे? नहीं सर, इसी में पूछ लेता हूँ सर। सर ऐसा है कि जो हम क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन हम यूज करते हैं तो उसकी जो अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है ना, कि कितने उसमें लिकर्ट स्केल के ऊपर यूज हुआ है तो कितने नंबर्स के की क्या इंटरप्रिटेशन है। तो अगर हमने क्वेश्चंस निकाल दिए बीच में तो क्या वो फिर उसकी एडजस्टमेंट दोबारा कैसे हम करेंगे, क्योंकि वो तो हमें तैयार मिला था वैलिडेटेड, तो फिर तो ये सारा गड़बड़ नहीं हो जाएगी इसमें? बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। देखो आपने लेट से इनमें से ये 4 क्वेश्चन निकाल दिए थे, तो ये देखो आपने जो क्वेश्चन निकाले हैं, जो आइटम्स आपने निकाले हैं, वो आपने रैंडमली तो नहीं निकाले ना, आपने डाटा की बेस पे निकाले। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट टू सपोर्ट योर डिसीजन टू रिमूव दोज आइटम्स, राइट? तो आप और सर यस, और दूसरा सर ये पायलट स्टडी में 30 तक सैंपल लेंगे, ये से ज्यादा भी ले सकते हैं? 30 to 50 है। अच्छा सही, ठीक है, इससे ज्यादा आप बेहतर है कि इससे ज्यादा ना ले। 30 क्यों? आप क्या आप मुझसे पूछ सकते हो सर 25 ले लेता हूँ ना, आप 30 to 50 जी सर, सवाल वही है ऑलमोस्ट जी। तो 30 जो है वो इस वजह से बिकॉज जो हमारे जो स्टैटिस्टिकल पैकेजेस हैं जो कि हम यूज करेंगे एनालिसिस के लिए, उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि नॉर्मल डाटा पॉपुलेशन के लिए नॉर्मेलिटी की एजम्पशंस को बरकरार रखने के लिए हमारे पास कम से कम जो डाटा का जो सैंपल है, जो डाटा का जो साइज है वो 30 होना चाहिए। इस वजह से हम 30 से कर रहे हैं। 30 से 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो। इससे ज्यादा स्टडी रहती नहीं है ना, वो फिर कंप्लीट स्टडी बन जाती है। तो आपका सवाल ये था कि अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारा का सारा निकल जाएगा
और ये इसके बगैर ये बाकी आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ये आपने वैसे नहीं निकाला, ये आपने डाटा की बेस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद निकाला है। ठीक है, ठीक है सर। और सवाल पूछे। सर सैम्पलिंग फ्रेम का बता दें प्लीज दोबारा से। सैम्पलिंग फ्रेम में आपको लिख के बताता हूँ ताकि आप लोग इसको रजिस्टर कर सको। सैम्पलिंग फ्रेम, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग। अच्छा, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? इट इज द लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, बस। सो लेट्स से अगर आप मुझे कहते हो कि सर हमें MSPM ज़ैबिस्ट की सैम्पलिंग फ्रेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं ASO के पास जाऊंगा, उन्हें कहूंगा कि जितने भी MSPM के स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट दे दो। तो वो मुझे ज़ैबिस्ट के सारे MSPM के स्टूडेंट्स की लिस्ट दे देंगे। उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे अपनी रिसर्च का। ओके सर। ठीक है, पॉपुलेशन है ना, सारी पॉपुलेशन के एलिमेंट्स की लिस्ट को हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। अगर आपको मेरी ये बात समझ नहीं आई तो लेट अस जस्ट इसको गूगल कर लेते हैं, वहां पे शायद कोई आसान डेफिनेशन लिखी हो। इट इज द सोर्स मटेरियल और डिवाइस फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन। ठीक है, वही पॉपुलेशन की लिस्ट जहां से हम सैंपल लेते हैं। कोई और देखते हैं, ये ओके सर। is the list or other device used to define a researcher's population of interest. ठीक है, सर अगर क्लास में किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप फिर रिसर्च क्वेश्चंस का अगर मिनी ओवरव्यू दे दें और रिसर्च मॉडल का। रिसर्च मॉडल का देखिए, सबसे पहले नो प्रॉब्लम, सबसे पहले तो आप की प्रॉब्लम आपके सामने होगी। ठीक है जी, प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के मुताबिक आप जाओगे और आप लिटरेचर रिव्यू करोगे। जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तो आपके सामने बेताशा वेरिएबल्स आएंगे। उन बेताशा वेरिएबल्स में से आप लेटेस्ट और पर्टिनेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन या योर पॉपुलेशन आप पिक करोगे। 4-5 जितने भी आप समझते हो कि वो मुनासिब है, वो जो 4-5 आप पिक करोगे। तो लेट्स से, तो अब आप लेट्स से आपने एक ये पिक किया, उसका नाम रखा आपने IV1, लेट्स से व्हाटएवर वाज इट, राइट। ये आपका एक वेरिएबल आपने जो पिक किया था, and let's say that is another variable that you picked up, and you said कि ये आपका let's say DV था। आपने कहा कि ये दोनों आपके रिसर्च में है और आप इनको पिक करोगे, you will choose it। ठीक है जी, अब ये आपने, अब आपका रिसर्च क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा, बिकॉज आपने अपनी प्रॉब्लम को इनके अराउंड, इन दो के अराउंड मैप कर लिया। आपके प्रॉब्लम की कई, देयर वर मेनी वेरिएबल्स व्हिच वर अफेक्टिंग द प्रॉब्लम, बट यू मैन्यूवर्ड और you know limited this particular problem around these two variables। आपने ये कर लिया। अब आपने अपनी रिसर्च क्वेश्चंस लिखने हैं, तो रिसर्च क्वेश्चंस आपके कैसे होंगे? The research question 1 in this particular scenario will be the does IV1 has effect as, okay, so better लिख सकते हैं, has an effect on DV। So this is one type। इसको वैसे भी लिख सकते हो कि हाउ IV2 affects DV, लेकिन हाउ वाला जो है ना वो थोड़ा सा हमारे लेवल से ऊपर है। तो व्हाट वी प्रेफरेबली यूज इज डज IV2 has an effect
on DV. Now, अब ये जो आपका जो रिसर्च, ये अब आपका रिसर्च क्वेश्चन बन गया है जिसका जवाब आप देना चाहोगे. As a result of your research, you will be answering these 2 questions. और जब आपके ये 2 क्वेश्चंस हैं, तो आपकी जो रिसर्च करने का जो ऑब्जेक्टिव बन गया है वो क्या बन गया? आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये बन गया है टू फाइंड आउट इफ IV1 has And IV2 on DVS and to find out if, यही आपका ऑब्जेक्टिव बन गया ना रिसर्च का, to find out if IV2 has an effect on DV. तो अब आपने किया क्या? आपने ये किया है कि आपने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जब इनके अराउंड डिफाइन किया या इनके अराउंड आप इन 2 IVs के अराउंड आप चेक कर रहे हो. So this is a question that you will answer as the result of this research, and this is another question that you will be answering as a result of this research. Sir, And this would be the conclusion of our research. that the answer, yes. तो आपको पता, as a result of your research आपको पता चल जाएगा कि हाँ IV1 इसको इफेक्ट करता है कि नहीं करता, IV2 इसको इफेक्ट करता है कि नहीं करता. अगर इसको इफेक्ट करता है तो आप कहोगे कि जनाब अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस है और ये इसको इफेक्ट कर रहा था तो इस वेरिएबल को आप काबू करें ताकि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको जो इफेक्ट कर रहा है प्रोजेक्ट सक्सेस को, ये इसको इफेक्ट ना करे, तो इसको काबू करें. सो यू एक्चुअली फाउंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन. While you found the answer to this question, you are going to recommend to the practitioners कि जनाब अहमद साहब आपके स्टूडेंट्स अगर पढ़ नहीं रहे तो आप इसको काबू करें तो आपके स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आना शुरू हो जाएंगे. So as a result of your research, you not only answered this question but you also recommended to the practitioners कि अब आप ये करें ताकि आपका ये मसला हल हो जाए. Okay, sir. ठीक है. तो बारह में ये वाला लेक्चर जो इस वक्त हम ले रहे हैं ये भी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, प्लस द वंस दैट वर डन अर्लियर वो भी मैं शेयर करूंगा ताकि आप उसको, मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों का मिड टर्म कमिंग संडे को है, कमिंग सैटरडे को है. सर भी स्केड्यूल नहीं आया. Most probably डेट शीट नहीं शेयर हुई अभी तक. नहीं तो आप पे कोई एग्जाम्स हुए भी हैं? नो सर फिलहाल नहीं हुए. ओके, यानी कि आप लोग रेडी रहें, इस वीकेंड पे आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे. राइट, ठीक है. ये आई मीन ये कमिंग वीकेंड. राइट सर. ओके जी, अभी और कोई सवाल आप लोगों का है तो पूछें, अदरवाइज लेट मी मार्क द अटेंडेंस. No more questions, sir. Thank you so much for repeating. नो प्रॉब्लम.